अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज कोर्ट कहानी सुनते हैं। मंगल की शाम मैं अपने ऑफिस में बैठा था कि मेरी सेक्रेटरी फौजिया ने बजरिया इंटरकॉम मुझे इतला दी, सर ज़ेबुन्निसा आई हैं। कौन ज़ेबुन्निसा? मैंने बेसाख्ता पूछा। सर वो जो पहले भी 2-3 बार आपका पूछ कर गई हैं, फौजिया ने बताया। ओह अच्छा वो, मैंने कहा। ठीक है, इन्हें अंदर भेज दो। आज जब मैं अदालती बखेड़ों से निमटा कर अपने ऑफिस आया तो मेरी सेक्रेटरी फौजिया ने मुझे बताया था कि कुरंगी से ज़ेबुन्निसा नामी कोई औरत मुझसे मिलने आई थी। उसने कुछ देर मेरा इंतज़ार किया, फिर दोबारा आने का कहकर चली गई थी और वो अब दोबारा आई थी। थोड़ी ही देर के बाद ज़ेबुन्निसा मेरे चैम्बर में दाखिल हुई। वो अकेली नहीं थी, इसके साथ 22-23 साल की एक दुबली पतली लड़की भी थी। फौजिया या तो मुझे इस लड़की के बारे में बताना भूल गई थी या फिर हो सकता है कि पहले फेरे में ज़ेबुन्निसा अकेली ही आई हो। मैंने इन्हें बिठाया और रस्मी अलग सलग के बाद ज़ेबुन्निसा की जानिब देखते हुए पूछा, जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ज़ेबुन्निसा की उम्र 50 से ज़्यादा थी। वो एक आम सी घरेलू औरत नज़र आती थी। इसके हमरा आने वाली लड़की के नक्श निगार बड़ी हद तक ज़ेबुन्निसा से मुशाबहत रखते थे। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो ज़ेबुन्निसा की बेटी हो सकती थी। वकील साहब, अब्बासी साहब ने हमें आपके पास भेजा है, उसने परेशानी भरे लहजे में कहा। फिर वो मेरे अंदाजे की तस्दीक करते हुए बोली, ये मेरी बेटी है नौरीन। मैंने नौरीन की तरफ देखते हुए ज़ेबुन्निसा से पूछा, आप कौन से अब्बासी साहब का तज़किरा कर रही हैं? खुर्शीद अब्बासी साहब, उसने जवाब दिया। वो जो अखबार में काम करते हैं, उन्होंने यकीन दिलाया है कि आप हमारा मसला हल कर देंगे। मुझे फ़ौरन याद आ गया कि वो खातून किस अब्बासी का जिक्र कर रही थी। खुर्शीद अब्बासी साहब एक सीनियर सहाफ़ी थे और इनकी रिहाइश भी कोरंगी ही के इलाके में थी। खुर्शीद अब्बासी से मेरी बहुत पुरानी याद थी। मैंने कागज़ कलम संभाल लिया और गहरी संजीदगी से पूछा, आपका मसला क्या है? मसला दरअसल काशिफ का है, वो हिचकिचाहट आमेज़ लहजे में बोली। काशिफ? काशिफ कौन? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। काशिफ महमूद मेरे बेटे का नाम है जनाब, उसने जवाब दिया। काशिफ को क्या हो गया है? मैंने पूछा। काशिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। किस इल्ज़ाम में? मैं पूछे बिना न रह सका। काशिफ पर पुलिस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने नादरा को कत्ल किया है। वो रुहासी हो गई। वकील साहब, मैं जानती हूँ कि काशिफ इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता। इसकी गिरफ्तारी के पीछे मुझे कोई गहरी साजिश नज़र आ रही है। मैं गहरी सोच में डूब गया और फिर पूछा, ये नादरा कौन थी और आपके बेटे काशिफ से इसका क्या कनेक्शन था? नादरा? वो खुद को संभालते हुए बताने लगी। नादरा भी कुरंगी ही में रहती थी, हमसे 2 गलियां छोड़कर उसका घर है और जहाँ तक काशिफ से उसके कनेक्शन का ताल्लुक है तो लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए बोली, काशिफ नादरा को पसंद करता था, यानी ये मोहब्बत वाला मामला था। कुछ ऐसा ही समझ लें वकील साहब, ज़ेबुन्निसा इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। अगर आपका बेटा मकतूला नादरा से मोहब्बत करता था तो फिर इसे कत्ल कैसे कर सकता है? मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। जनाब, मैं तो पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि काशिफ ऐसा काम कर ही नहीं सकता, वो बेबसी से मेरी जानिब देखते हुए बोली। या तो पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है या फिर काशिफ को इस केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुझे 100% यकीन है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। पुलिस की गलतियाँ और खुशफहमियाँ तो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अलबत्ता किसी साजिश के ज़रिए फंसाने वाली बात किसी खुफिया दुश्मन की जानिब इशारा कर रही है। आपकी नज़र में काशिफ का दुश्मन कौन हो सकता है? कोई नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। आज तक किसी से उसकी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और काम से काम रखने वाला बच्चा है वो वकील साहब। सुबह ड्यूटी पर जाता है और शाम को वापस आ जाता है।
मेरे इस्तफसार पर ज़ेब-उन-निसा ने बताया कि काशिफ सदर के इलाके में वाक़ ज्वेलर की एक दुकान में काम करता था। वो अंगूठियाँ वगैरह बनाने का माहिर कारीगर था। उसकी ड्यूटी दिन के 11 बजे से शाम 7 बजे होती थी। वो घर का वाहिद कफ़ील भी था, या फिर इसके मरहूम वालिद की पेंशन का मख़सूस रकम आती थी। काशिफ का बाप इफ्तिखार हुसैन एक सरकारी महकमे से रिटायर्ड हुआ था और रिटायरमेंट के कुछ ही अरसे के बाद उसका हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। ये सिर्फ 3 अफराद की फैमिली थी: काशिफ, इसकी बहन नौरीन और इनकी वालदा ज़ेब-उन-निसा। इफ्तिखार हुसैन ने दौरान मुलाजमत में सबसे अच्छा काम ये किया था कि एक छोटा सा ज़ाती घर बना लिया था, जो एक प्लस पॉइंट था। मैंने ज़ेब-उन-निसा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या नादरा के घर वालों को इस इश्किया मामले की खबर थी? जी, ये मामला कोई छुपा हुआ नहीं था, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। मकतूला नादरा के घर वालों की काशिफ के बारे में क्या राय थी? मैंने पूछा। मेरा इशारा नादरा और काशिफ के मामलाते मोहब्बत की तरफ है। वो लोग काशिफ को पसंद नहीं करते थे, मैंने जवाब दिया। नादरा काशिफ के साथ संजीदा थी? जी बिल्कुल, वो तायदी अंदाज में बोली, और यही बात तो नादरा के घर वालों को पसंद नहीं थी। इसीलिए उन्होंने, वो बोलते बोलते अचानक खामोश हो गई। तो मैंने पूछा, इसीलिए उन्होंने क्या? इसीलिए उन्होंने नादरा का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। 1 माह बाद नादरा और फैसल की शादी होने वाली थी। वो लम्हे भर के लिए ठहरी, फिर एक बोझल सांस खारिज करते हुए बताया, फैसल नादरा का कज़न है। वो लोग इधर लालू खेत में रहते हैं। नादरा फैसल को पसंद नहीं करती थी, इसने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती पहले उसकी मंगनी और बाद में शादी की तारीख पक्की कर दी थी। मकतूला नादरा की शादी उसके कज़न फैसल से होने वाली थी, और मकतूला आपके बेटे काशिफ से मोहब्बत भी करती थी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। और शादी से 1 माह पहले नादरा का कत्ल हो गया। इल्ज़ाम आपके बेटे के सर है। नादरा को कब और कहाँ कत्ल किया गया है? हमारे घर से एक घर छोड़कर एक ज़ेर तामीर इमारत है। नादरा की लाश इसी इमारत में से मिली है, ज़ेब-उन-निसा ने जवाब में बताया। इसे गुज़िश्ता रात किसी वक्त मौत के घाट उतारा गया है। नादरा का घर से 2 गलियों के फासले पर वाक़ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जाए वक़ुआ यानी कि वो ज़ेर तामीर इमारत भी नादरा के घर से 2 गलियों के फासले पर है। मैंने सवालिया अंदाज में ज़ेब-उन-निसा की तरफ देखा। अगर मज़कूरा इमारत में से नादरा की लाश दरियाफ्त हुई है, तो इसके कत्ल के इल्ज़ाम में आपके बेटे को क्यों गिरफ्तार किया गया है? ये सब कार्रवाई सोफिया के बयान पर की गई है वकील साहब, नौरीन ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। नादरा की लाश मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उसने नादरा के घर वालों के अलावा दूसरे लोगों से भी पूछगछ की। सोफिया ने पुलिस को बाद में जो बयान दिया, उसकी रोशनी में आज दोपहर में भाई को दुकान पर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमें दोपहर में गिरफ्तारी वाले इस वाक़े की खबर हुई, हम जो भाग दौड़ कर सकते थे वो की। फिर अब्बासी साहब ने हमें आपके बारे में बताया और हम आपके पास आ गए। नौरीन एक ही सांस में बहुत कुछ बताने के बाद खामोश हुई। तो मैंने पूछा, ये सोफिया कौन है? सोफिया हमारे पड़ोस में रहती है वकील साहब, नौरीन ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। उसका घर हमारे घर और ज़ेर तामीर इमारत के बीच में है, और ये सोफिया नादरा की बहुत गहरी दोस्त है। नादरा अक्सर सोफिया से मिलने इसके घर आती रहती है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। सोफिया ने पुलिस वालों को बताया है कि नादरा और काशिफ अक्सर रात की तारीकी में ज़ेर तामीर इमारत में मुलाकातें किया करते थे, ज़ेब-उन-निसा वजाहत करते हुए बोली। इसके इसी बयान पर पुलिस वालों ने हमारा दरवाज़ा बचाया, हमसे नादरा के कत्ल के बारे में सवालात किए। जब हमने लाइल्मी ज़ाहिर की, तो वो सीधे काशिफ की दुकान पर पहुंचे और उसे नादरा के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। काशिफ की गिरफ्तारी के बारे में दुकान वालों ने दोपहर में फ़ोन करके हमें बताया, और हम माँ बेटी परेशानी में भाग दौड़ करते हुए बिलाखिर आप तक पहुँच गए हैं। इसके अलावा आप इस वाक़ये के बारे में और क्या जानती हैं? मैंने कलम को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए सवाल किया। हमें जो कुछ मालूम था वो आपको बता दिया, ज़ेब-उन-निसा बड़ी रसान से बोली। इसके अलावा मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि काशिफ कातिल नहीं हो सकता। वो तो नादरा से मोहब्बत करता था, उसकी जान कैसे ले सकता था? एक बेटे के लिए उसकी माँ के जज्बात की अपनी जगह बड़ी अहमियत होती है, लेकिन अदालत जज्बातों एहसासात के बजाय
ठोस सबूत और मंतकी दलाइल को अहमियत देती है। लिहाजा मैंने तवज्जो से ज़ेबुन्निसा की बात सुनी और सवाल किया, नादरा की फैसल से मंगनी हो जाने पर काशिफ का रद्द-ए-अमल क्या था? इसे इस मंगनी और बाद अज़ां शादी की तारीख मुकर्रर हो जाने का दुख हुआ था। ज़ेबुन्निसा ने जवाब दिया। वो बहुत ही उदास और खोया खोया सा रहने लगा था। और नादरा की क्या कैफियत थी? मैंने पूछा। ज़ाहिर है जनाब, इसे भी शादी पसंद नहीं थी। ज़ेबुन्निसा ने सादा से लहजे में बताया। वो काशिफ को चाहती थी और शादी भी उसी के साथ करने की ख्वाहां थी, लेकिन बेचारी घर वालों की मर्जी के सामने मजबूर थी। क्या काशिफ ने नादरा को किसी जुर्रतमंदाना इक़दाम के लिए उकसाने की कोशिश की थी? मैंने मायना-ख़ेज़ अंदाज में बारी बारी दोनों की जानिब देखा। मैं कुछ समझी नहीं वकील साहब। ज़ेबुन्निसा ने उलझनज़दा नज़र से मुझे देखा। नौरीन मेरा इशारा बखूबी समझ गई थी। जल्दी से बोली, भाई बहुत ही सुलह पसंद इंसान हैं। इनके अंदर किसी इनकलाबी इक़दाम की जुर्रत नज़र नहीं आती। इस मौके पर उन्होंने नादरा को समझाने की कोशिश की थी कि जो किस्मत में लिखा होगा होना तो वही है। किसी एहतिजाज और वावेले का कोई फ़ायदा नहीं। अगर काशिफ इस अंदाज में सोचने का आदी है तो फिर तो वो वाकई इंतहाई अमन पसंद और सुलहजू इंसान है। मैंने कहा, उर्फ़ आम में फ़ी ज़माना ऐसे लोगों को बेवकूफ़ या बुज़दिल भी कहा जाता है। मैंने लम्हाती तवक़्क़ुफ़ करके गहरी सांस ली और फिर कहा, वरना ऐसे मौक़े पर तो अमूमन लड़का स्टैंड लेता है और अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करता है। जबकि काशिफ ने नादरा को ये समझाया कि घर वाले जहाँ चाहते हैं वो चुपचाप शादी कर ले, है ना? मैंने सवालिया नज़र से नौरीन की जानिब देखा तो वो अस्बात में गर्दन हिलाकर रह गई। मैंने ज़ेबुन्निसा से सवाल किया, गुज़िश्ता रात काशिफ कितने बजे घर आया था? यही कोई 8 बजे। उसने जवाब दिया। दुकान से उसकी छुट्टी 7 बजे तक हो जाती है और वो 7:30 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे घर पहुंच जाता है। काशिफ गुज़िश्ता रात 8 बजे घर आ गया था। मैंने रफ पेट पर कलम चलाते हुए खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर ज़ेबुन्निसा की तरफ देखते हुए पूछा, इसके बाद वो घर से बाहर तो नहीं गया था? जी गया था। उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने पूछा कि कहाँ गया था? अपने दोस्तों से गपशप करने उसने बताया। ये उसका मामूल है कि दुकान से आने के बाद वो हाथ मुंह धोकर फ्रेश होता है, फिर हम लोग मिलकर एक साथ रात का खाना खाते हैं। इसके बाद वो महल्ले के दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए घर से निकल जाता है। और उसकी वापसी कब होती है? वो 10 साढ़े 10 बजे तक वापस आ जाता है। क्या गुज़िश्ता रात भी वो 10 साढ़े 10 बजे तक वापस आ गया था? मैं बहुत थकी हुई थी, ज़ेबुन्निसा ने जवाब दिया, इसलिए रात के खाने के फ़ौरन बाद सो गई थी। फिर उसने नौरीन की जानिब देखते हुए इजाफ़ा किया, पिछली रात वो कब वापस आया था तुम्हें पता होगा? भाई आधी रात को वापस आए थे, नौरीन ने बड़ी रसान से जवाब दिया। मैं उस वक्त जाग रही थी और मैंने ही उनके लिए दरवाज़ा खोला था। इस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। क्या आपने भाई से पूछा था कि वो इतनी रात तक कहाँ था? मैंने नौरीन की आंखों में देखते हुए सवाल किया। रूटीन के मुताबिक तो वो 10 साढ़े 10 बजे तक वापस आ जाया करता था। जी नहीं, नौरीन ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने इस बारे में इनसे कोई सवाल नहीं किया था। मैंने ज़ेबुन्निसा से पूछा, क्या आप काशिफ के इन दोस्तों को गवाही के लिए आमादा कर सकती हैं, गुज़िश्ता रात जिनके साथ वो गपशप कर रहा था? जी मैं ये काम कर लूँगी। ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा। फिर पूछा, काशिफ को किस थाने की हवालात में रखा गया है? उसने मुतालिका थाने का नाम बता दिया। क्या आप लोग काशिफ से मुलाकात के लिए थाने गई थीं? गए थे, मगर पुलिस वालों ने हमें इससे मिलने नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा था? मैंने इस्तफसार किया। वो कहते हैं कल सुबह काशिफ को अदालत में पेश किया जाएगा तो वहाँ जिसको मिलना हो उससे मिल ले, ज़ेबुन्निसा ने जवाब दिया। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, देखें खातून, मैं एक बात वाज़े कर दूं कि कत्ल के मुलजिम की ज़मानत नामुमकिन हद तक मुश्किल होती है, मगर आप परेशान ना हों, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आगे अल्लाह को जो भी मंजूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोली। इसके बाद मैंने ज़ेबुन्निसा से अपनी फ़ीस वसूल की और ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं आज रात ही किसी वक्त थाने जाकर काशिफ से मुलाकात कर लेता हूँ। मुमकिन है कि इससे कोई नई बात पता चल जाए। अब हमारी मुलाकात कल सुबह अदालत में होगी।
उसने एक बार फिर मेरा शुक्रिया अदा किया और सलाम करके अपनी बेटी के साथ मेरे दफ्तर से रुखसत हो गई। बाज़ क़ारीन को इस बात पर एतराज़ है कि मैं अपने ऑफिस के चैम्बर को ही अदालत का कमरा बना लेता हूँ। जो भी शख्स क्लाइंट की हैसियत से मेरे पास आता है, मैं इस पर इजरा शुरू करके दर्जनों सवालात पूछ लेता हूँ। तो इस सिलसिले में वजाहत करता चलूँ कि हर शख्स का अपना एक स्टाइल होता है काम करने का, सो मेरा भी है। क्योंकि ये दूसरे वकला से बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए भी लोगों को अजीब सा लगता है। अल्लाह का मुझ पर लाख लाख करम रहा है कि अपर्नशिप के ज़माने ही में से मेरे पास क्लाइंट्स की कभी कमी नहीं रही। लिहाजा मैं हर एर गैर नत्थु खैरा का केस नहीं पकड़ता। जब तक कि मैं खुद अपने क्लाइंट से मुतमईन न हो जाऊं, मैं इसका केस हाथ में नहीं लेता। यही वजह है कि मैंने आज तक किसी बेगुनाह को सज़ा दिलवाई है और न ही कोई गुनाहगार मेरी वकालत के नतीजे में बरी हुआ है। मैं इस एहसान के लिए अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं, वो कम है। ऑफिस की मसरूफियात से फारिग होने के बाद मैं काशिफ से मिलने मुतालिका थाने पहुंच गया। मैंने अपनी कार को थाने की बाउंड्री वाल के साथ पार्क किया और बड़े सुकून के साथ टहलते हुए इंचार्ज साहब के कमरे तक रसाई हासिल कर ली। थाना इंचार्ज इस वक्त अपने कमरे में मौजूद नहीं था। मज़कूरा कमरे में बैठे हुए एएसआई से मेरी मुलाकात हुई। मैंने इससे पूछा, इंचार्ज साहब कहाँ हैं? जवाब देने से पहले एएसआई ने सरतापा गहरी नज़र से मेरा जायज़ा लिया, फिर उखड़े हुए लहजे में सवाल किया, आप कौन और इंचार्ज साहब से आपको क्या काम है? मेरा नाम अमजद है। मैंने दानिस्ता अपना अधूरा तारुफ कराया, और काम तो मैं इंचार्ज साहब ही को बताऊंगा। इंचार्ज साहब इस वक्त राउंड पर हैं। वो सरसरी लहजे में बोला, इनसे मिलना है तो रात में किसी वक्त आ जाएं। मुझे तफरीकी सूझी। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तो आपके ख्याल में इस वक्त दिन है? उसने खफगी आमेज नज़र से मुझे घूरा और बोला, मेरा मतलब था कि जब इंचार्ज साहब थाने में मौजूद हों, आप उस वक्त आ जाएं। जब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, क्या मतलब है आपका? वो सीधा होकर बैठ गया। किस बात की देर हो जाएगी? काशिफ से मुलाकात में देर हो जाएगी। मैंने संजीदगी का अंदाज बरकरार रखते हुए कहा, काशिफ? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। कौन काशिफ? मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, वो नौजवान जिसे आप लोगों ने आज से पहर 2 बजे सदर में वाक़ एक ज्वेलर की दुकान से गिरफ्तार किया है कत्ल के इल्ज़ाम में। आप इस मुलजिम से नहीं मिल सकते। वो इंतहाई रूखे लहजे में बोला, मैं काशिफ का वकील हूँ, मिर्ज़ा अमजद बेग, एडवोकेट। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आप मुझे मुलजिम से मिलने से नहीं रोक सकते। ये सुनते ही कि मैं एक वकील हूँ, वो बेहद मोहतात हो गया और खासे जारहाना लहजे में बोला, आप जो कोई भी हैं, रात में आ जाएं जब इंचार्ज साहब थाने में मौजूद हों। इनकी इजाज़त नहीं है। मैंने मेज़ पर रखे टेलीफोन की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, इजाज़त का मसला भी अभी हल कर लेते हैं। वो गड़बड़ा गया। आप इंचार्ज साहब को फ़ोन करेंगे? नहीं, मैंने रिसीवर उठाते हुए कहा। फिर? इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मैं आपके इंचार्ज साहब को फ़ोन करूंगा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इस मसले को आईजी साहब ही हल करेंगे। ओ साहब, ये आप क्या गज़ब कर रहे हैं? उसने मेरे हाथ से रिसीवर झपटते हुए कहा, आपको हवालाती से मिलना है, मिल लें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैंने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए कहा, वाकई आईजी साहब की बड़ी पावर है। फ़ोन करने से पहले ही मेरा मसला हल हो गया। एएसआई ने खा जाने वाली नज़रों से मुझे देखा और दरवाजे की जानिब मुँह करके आवाज़ लगाई, खादिम हुसैन। अगले ही लम्हे एक कांस्टेबल कमरे के अंदर हाजिर हो गया। यकीनन वो खादिम हुसैन ही था। एएसआई ने मज़कूरा कांस्टेबल से कहा, खादिम हुसैन, अमजद साहब को इस हवालाती के पास ले जाओ जिसे आज दिन में कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके थाने लाया गया है। खादिम हुसैन ने इस बात में सर हिलाया और मैं उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी ही देर के बाद मैं काशिफ के सामने खड़ा था। आहनी सलाखों की दूसरी जानिब वो हवालात की बरहना ज़मीन पर बैठा हुआ था। काशिफ की उम्र 27 के आसपास रही होगी। वो एक सेहतमंद शख्स था। इसे बिलाशुबा वजीह शकील कहा जा सकता था। ताहम इस वक्त वो बड़ी कसम पुरसी की हालत में उकड़ूं बैठा अपने साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में सोच रहा था। मुझे अपने सामने खड़ा देखकर उसने निगाह उठाई। फिर वो कांस्टेबल खादिम हुसैन की जानिब सवालिया अंदाज में तकने लगा। कांस्टेबल ने इससे कहा,
तुम्हारी मुलाकात आई है, इनसे बात करो। जाहिर है कि वो मुझे नहीं जानता था। इससे पहले हमारा कभी सामना नहीं हुआ था। वो फर्श से उठा और थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद चलते हुए आहनी सलाखों के करीब आ गया। मैंने गर्दन घुमाकर कांस्टेबल की तरफ देखा और अपना हाथ हिप पॉकेट की तरफ ले जाते हुए इससे कहा, खादिम हुसैन, सुना है कि आजकल बहुत महंगाई हो गई है। जी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जल्दी से उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, दूध 4 से 6 रुपये लीटर और गोश्त 8 से 10 रुपये सेर हो गया है। बाकी चीज़ों का भी कुछ न पूछें जनाब। मैंने जेब में से बटुआ बरामद किया और बटुए में से 50 का एक करारा सा नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खादिम हुसैन, ये तुम्हारा इनाम है, रख लो। मैं हवालाती से 10 मिनट तक तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। इतनी देर में तुम बाहर घूम फिर आओ और एक कड़क सी दूध पत्ती भी पी लेना। उसने खुश होकर मेरे हाथ से 50 का नोट पकड़ लिया और जाने के लिए पलटा। मैं कांस्टेबल की जानिब से मुतमईन होकर काशिफ की जानिब मुतवज्जा हो गया और अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट है। तुम्हारी वालिदा ने मुझे तुम्हारा वकील मुकर्रर किया है। मैं तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिलाऊंगा जिसमें इस वक्त तुम गिरफ्तार हो। लेकिन उसने तशक्कुराना नज़र से मुझे देखा और पूछा, लेकिन क्या वकील साहब? लेकिन ये कि मैं तुमसे जो भी पूछूंगा तुम इसका सच्चा और सीधा जवाब दोगे। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जी बिल्कुल। वो जल्दी से उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने अपने ब्रीफ केस में से चंद कागजात निकालकर उसकी जानिब बढ़ाए और मखसूस मकामात की निशानदही करके इससे दस्तखत करने के लिए कहा। इन कागजात में वकालतनामा और दरख्वास्त ज़मानत सरे फहरिस्त थीं। जब उसने मेरी हिदायत के मुताबिक दस्तखत कर दिए तो मैंने कागजात वापस ब्रीफ केस में रख दिए और उसकी जानिब मुतवज्जा होते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, काशिफ, मुझे बताओ, असल मामला क्या है? असल मामला? वो थूक निगलते हुए बोला, असल मामला ये है जनाब कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने नादरा को कत्ल नहीं किया। ये तो मैं भी जानता हूँ। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, अगर तुमने नादरा को कत्ल किया होता तो मैं तुम्हारा केस हरगिज़ नहीं लेता। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम नादरा के कातिल नहीं हो तो फिर पुलिस ने किस बुनियाद पर तुम्हें इसके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है? पुलिस वालों का दिमाग ख़राब हो गया है जनाब। वो बड़ी बेजारी से सर झटकते हुए बोला, और इनका दिमाग सोफिया ने ख़राब किया है। ये सोफिया वही लड़की है ना? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जो नादरा की राजदार सहेली है। वो तुम्हारे और नादरा के इश्किया मामला से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इसी सोफिया ने पुलिस को बताया है कि तुम नादरा से ज़ेर तामीर इमारत में छुप छुप कर मुलाकातें किया करते थे। जी हाँ, ये सारी आग इसी सोफिया की लगाई हुई है। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, क्या ये सच है कि तुम इस ज़ेर तामीर इमारत में नादरा से मुलाकातें किया करते थे जहाँ से उसकी लाश दरियाफ्त हुई है? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, हाँ, ये बात दुरुस्त है। इसका मतलब है कि तुम्हारे और नादरा के बीच खासा संजीदा ताल्लुक़ था। जी हाँ, हम एक दूसरे को पसंद करते थे। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने सुना है कि नादरा के घर वाले तुम दोनों की मोहब्बत के सख्त खिलाफ थे। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, और उन्होंने नादरा का रिश्ता उसके कज़न फैसल से तय कर दिया था और 1 माह के बाद इनकी शादी होने वाली थी। जी हाँ, यही हकीकत है। और मुझे ये भी पता है कि नादरा फैसल को सख्त नापसंद करती थी। जी हाँ, आपको बिल्कुल ठीक पता चला है। मैंने काशिफ के दिल का इकबाल टटोलने के लिए अंधेरे में एक तीर छोड़ा और ठहरे हुए लहजे में कहा, पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तुम नादरा और फैसल के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। तुमने नादरा को फैसल के खिलाफ खूब भरा था। इसे उकसाते रहते थे कि वो तुम्हारे साथ कहीं फ़रार हो जाए। ये सरासर बकवास और झूठ है। वो बरहमी से बोला, मैंने हमेशा नादरा को समझाने बुझाने की कोशिश की थी। भाग जाने का आइडिया इसी का था, लेकिन मैंने इसकी मुखालफत ही की थी वकील साहब। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी नज़र से मेरी जानिब देखा और ठोस लहजे में बोला, मैं एक जवान बहन का भाई हूँ। मैं किसी लड़की को घर से भगाने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? ये मेरा नहीं, पुलिस का ख्याल है। मैंने वजाहत करते हुए कहा और फिर पूछा,
वकूआ के रोज़ यानी कि गुज़िश्ता रात खाना खाने के बाद तुम अपने दोस्तों से गपशप करने घर से बाहर निकले थे। मैं तुम्हारे इन दोस्तों के नाम जानना चाहता हूँ। इन दोस्तों के नाम वसीम, आफताब और आरिफ हैं। उसने जवाब दिया। तुम्हारी छोटी बहन नौरीन ने मुझे बताया है कि गुज़िश्ता रात तुम लगभग 12:30 बजे घर वापस आए थे। मैंने पूछा, इतनी देर तक तुम अपने दोस्तों के साथ कौन सी गपशप करते रहे थे? वो बात दरअसल ये है वकील साहब, वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला, मैंने पिछली रात वसीम, आफताब और आरिफ के साथ तो बस थोड़ी देर तक गपशप की थी, फिर मैं आरिफ के साथ चला गया था। कहाँ? तुम आरिफ के साथ कहाँ चले गए थे? पिक्चर देखने, उसने जवाब दिया। ओह, मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम दोनों कौन सी पिक्चर देखने गए थे? उसने एक इंग्लिश पिक्चर का नाम बताया। मैंने पूछा, क्या आरिफ इस बात की गवाही देने को तैयार हो जाएगा कि तुम गुज़िश्ता रात उसके साथ आखिरी शो देखने पिक्चर हाउस गए थे? क्यों नहीं, वो ज़रूर गवाही देगा, वो पूरे यकीन से बोला। और वसीम, आफताब के बारे में क्या ख्याल है? मैंने इस्तफसारी अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो दोनों इस बात की गवाही देंगे कि इनके सामने तुम दोनों पिक्चर देखने के लिए गए थे और इससे पहले इन्हीं के साथ गपशप कर रहे थे। उसने इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने इससे मज़ीद 2-4 सवालात पूछे। फिर कांस्टेबल खादिम हुसैन वापस आ गया और मुझे काशिफ को फारिग करना पड़ा। मैंने मुनासिब अल्फाज में उसे तसल्ली दिलासा दिया और वहाँ से वापस आ गया। आइंदा रोज़ पुलिस ने मुल्ज़िम काशिफ को अदालत में पेश करके उसका रिमांड लेने की कोशिश की। इस मौके पर मैंने अपने मुवक्किल की ज़मानत के लिए ज़ोर मारा, लेकिन मुझे इस मकसद में कामयाबी न हो सकी, जिस बात का मुझे पहले से बखूबी अंदाज़ा था। अदालत ने दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत को रद्द करते हुए इसे 7 रोज़ के रिमांड पर पुलिस कस्टडी में दे दिया। गुज़िश्ता रात जब मैं काशिफ से मुलाकात करने थाने गया था तो ये बात मेरे जहन में मौजूद थी कि इसकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद भी हो सकती है, लिहाजा मैंने इसे पुलिस की खातिरदारी से महफूज रहने के कई एक मुफीद गुर बता दिए थे। मुझे उम्मीद थी कि रिमांड की मुद्दत के दौरान में वो पुलिस की मश्क सितम बनने से खुद को बचा लेगा। इस एक हफ्ते में मैं इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र करता रहा और इस सिलसिले में मैंने अपने देरीना दोस्त और ज़ेबुन्निसा के खैर खा मारूफ सहाफ़ी खुर्शीद अब्बासी से भी बहुत मदद ली। अब्बासी साहब एक चलता पुर्जा किस्म के इंसान थे। अगर इनके ज़िम्मे कोई काम लगा दिया जाता तो वो इसके बारे में पाताल से भी मालूमात निकाल कर ले आते थे। इस दौरान में 2 मरतबा ज़ेबुन्निसा भी मुझसे मिलने दफ्तर आई, एक दफ़ा अकेली और एक मरतबा नौरीन के साथ। वो खासी परेशान और घबराई हुई थी। इस बेचारी का पहली मरतबा पुलिस और अदालती मामला से वास्ता पड़ा था। मैंने इसकी तसल्ली और इत्मीनान के लिए इसे केस के मुख्तलिफ ज़ावियों के बारे में तफसील से बताया। मेरी वजाहत से इसे खासी हद तक सुकून हासिल हुआ था। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने इस केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। इस तगाज़ा के दीगर गवाहान के बयानात के साथ ही मुल्ज़िम का बयान भी शामिल था। रिमांड के दौरान में पुलिस कस्टडी में मुल्ज़िम जो भी बयान रिकॉर्ड कराता है, इसे मुल्ज़िम का इकबाली बयान कहा जाता है। मैंने अपने मुवक्किल को पुलिस की मेहरबानियों से महफूज रहने के लिए जो हिदायत दी थी, इनके नतीजे में मेरे मुवक्किल ने पुलिस के हस्बे मंशा बयान लिखवा दिया था। ये बात आप जानते हैं कि पुलिस की तहवील में दिए गए किसी बयान की अदालत की नज़र में कोई अहमियत नहीं होती। अदालत के काम का अपना एक मखसूस तरीक़ाकार है, जहाँ वाक़ियाती शहादतों, गवाहों के बयानात, ठोस हक़ाइक़, नाकाबिल तरदीद सबूत और वकला के ज़ोरदार दलाइल की रोशनी में फ़ैसले किए और सुनाए जाते हैं। अदालत की इब्तिदाई कार्रवाई नहायत गैर दिलचस्प और खुश्क होती है, लिहाजा मैं आपको इस बोरियत से बचाते हुए अदालत की बाकायदा कार्रवाई की जानिब ले चलता हूँ, जो कि 2 माह के बाद इस मरहले की नौबत आई थी। इस रोज़ अदालत के कमरे में इस केस से मुतालिक तमाम अफराद जमा थे। जज अपनी मखसूस नशिस्त इंसाफ पर बराए जमान हो चुका तो उसके हुक्म पर कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जज ने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्ज़िम ने सेहत जुर्म से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद इस तगाज़ा की जानिब से गवाहों का सिलसिला शुरू हुआ। इस तगाज़ा ने निस्फ दर्जन से ज़्यादा गवाहान की फ़हरिस्त अदालत में दायर की थी, लेकिन मैं इन सफ़ात पर सिर्फ़ इन्हीं गवाहों का ज़िक्र करूँगा जिनका बयान या गवाही किसी अहमियत की हामिल हुई।
और इससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस्तग़ासा के मौक़िफ़ और मुलज़िम के बयान का मुख़्तसरन तज़किरा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मक़तूला नादिरा की मौत वक़ुआ की रात 10 और 12 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। इसे गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था। मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ था कि मक़तूला को कत्ल करने से पहले मुजरिमाना हमले का निशाना बनाया गया था, लेकिन इससे पहले कातिल ने इसे निहायत बेरहमी से तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। इन मुतज़क्किरा बाला रिपोर्ट्स में चंद और इंकशाफात भी किए गए थे, मगर अखलाकियात का तकाज़ा है कि यूँ खुलेआम इन्हें डिस्कस ना किया जाए। पुलिस ने इस्तग़ासा की ज़बान और चालान की शक्ल में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मक़तूल नादिरा मुलज़िम काशिफ़ से मोहब्बत करती थी, लेकिन मुलज़िम इसके साथ संजीदा नहीं था। मक़तूला मुलज़िम के साथ शादी करके एक मोतबर और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने की ख़्वाहां थी, मगर मुलज़िम ने कभी इस मामले में संजीदा दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की थी। इसी दौरान में जब मक़तूला के घर वालों ने उसकी शादी उसके कज़न फैसल से करने का न सिर्फ फ़ैसला कर लिया, बल्कि इस शादी की तारीख़ भी मुकर्रर कर दी, तो मुलज़िम को यकीन हो गया कि मक़तूला बहुत जल्द उसके हाथ से निकल जाएगी। ये लोग ज़ेरे तामीर इमारत पर अक्सर मुलाकात किया करते थे। जब मक़तूला की शादी में 1 माह का अरसा बाकी रह गया, तो मुलज़िम ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत वक़ुआ की रात मुलाकात का प्रोग्राम मक़तूला से सेट किया। जब मक़तूला हस्ब प्रोग्राम मुलज़िम से मिलने ज़ेरे तामीर इमारत में पहुंची, तो पहले तो वो इससे अच्छी बातें करता रहा, फिर इसके अंदर का शैतान जाग उठा और उसने मक़तूला पर मुजरिमाना हमला कर दिया। ये उसके मंसूबे का पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से पर अमल करते हुए उसने पकड़े जाने के खौफ से बादअज़ां मक़तूला का गला घोंटकर उसे मौत के सुपुर्द कर दिया। मुलज़िम को किसी भी कीमत पर यह गवारा नहीं था कि मक़तूला की शादी हो और वो इसके हाथ से निकल जाए, लिहाजा अपने हविसनाक अज़ाइम की तकमील के बाद मक़तूला का ठिकाने लगाकर उसने अपना मकसद हासिल कर लिया था। अदालत के रूबरू अपने बयान को रिकॉर्ड कराते हुए इस केस के मुलज़िम और मेरे मुवक्किल काशिफ़ महमूद ने बताया था कि वो मक़तूला से सच्ची और संजीदा मोहब्बत करता था। उसने इस बात का भी इकरार किया कि वो ज़ेरे तामीर इमारत में छुप कर मक़तूला से मुलाकातें किया करता था, लेकिन मक़तूला के हवाले से कभी उसके ज़हन में शैतानी ख़यालात का गुज़र नहीं हुआ। इसकी मोहब्बत पाकीज़ा थी और वह किसी कीमत पर अपनी मोहब्बत को दागदार करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुलज़िम ने इस अमर की तस्दीक भी की कि मक़तूला की गहरी सहेली सोफ़िया इनके मामलात मोहब्बत की राज़दार थी। अपने बयान में उसने एक इंकशाफ ये भी किया कि मक़तूला की मंगनी से पहले उसने मक़तूला के वालिदैन को एक ख़त लिखा था, जिसमें उसने वाज़ेह किया था कि वो मक़तूला को पसंद करता है और उससे शादी का ख़्वाहां है। मक़तूला के वालिदैन ने इसके ख़त का कोई जवाब न दिया, बल्कि चंद रोज़ के बाद पता चला कि उन्होंने मक़तूला को उसके कज़न फैसल से मंसूब कर दिया है। इस बात का मुलज़िम को दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन वो चूँकि फ़ितरी तौर पर एक सुलह पसंद इंसान था, इसलिए उसने कोई जारहाना रद्द अमल ज़ाहिर करने के बजाय हालात से समझौता कर लिया और मक़तूला शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। मक़तूला ने मुलज़िम को वही राज सुझाई कि वो दोनों चुपचाप कहीं भाग चलते हैं, लेकिन मुलज़िम इस आइडिया पर अमल करने के लिए राज़ी ना हुआ। वक़ुआ की रात भी उन्होंने ज़ेरे तामीर इमारत में एक मुख्तसर सी मुलाकात की थी और इस यानी कि काशिफ़ ने मक़तूला को एक बार फिर अच्छा बुरा समझाने की कोशिश की थी और फिर इसे वहीं छोड़कर वो अपने दोस्त के साथ पिक्चर देखने चला गया था। वकील इस्तग़ासा की फरमाइश पर मुलज़िम को इसके हवाले कर दिया गया। मुलज़िम ने जैसे ही अपना बयान रिकॉर्ड कराया, वकील इस्तग़ासा जरा के लिए एक्यूज़ बॉक्स के करीब पहुंच गया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या ये सच है कि तुम छुप कर मक़तूला से ज़ेरे तामीर इमारत में मुलाकातें किया करते थे? जी हाँ, ये सही है, उसने बड़े रसान से जवाब दिया। मैं अपने बयान में इस बात की वज़ाहत कर चुका हूँ। क्या ये भी दुरुस्त है कि मक़तूला की शादी उसके कज़न के साथ तय होने का सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ था? फितरी बात है, उसने जवाब दिया। मैं मक़तूला के साथ सच्ची और खरी मोहब्बत करता था, इसके साथ शादी करना चाहता था,
اس کی شادی کہیں اور ہونے کا سن کر مجھے یقیناً دکھ تو ہونا چاہیے تھا۔ سچی اور کھری محبت، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، مقتولہ کے ساتھ وقوع کی رات زیر تعمیر عمارت میں جو کچھ پیش آیا وہ تمہاری سچی اور کھری محبت کا نتیجہ تھا، ہے نا؟ ملزم نے قدرے بہادری سے جواب دیا، وکیل صاحب، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب آپ اس سے جو بھی نتیجہ اخذ کریں آپ کی مرضی ہے۔ تم نے اپنے حلفیہ بیان میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ تم نے مقتولہ کا اس کے کزن فیصل سے رشتہ طے ہو جانے کے بعد مقتولہ کے والدین کو کوئی خط لکھا تھا؟ جی ہاں، ملزم نے اس بات میں گردن ہلائی، میں نے خط ضرور لکھا تھا، مگر مقتولہ کا رشتہ طے ہونے سے پہلے۔ وکیل استغاثہ نے اس کے جواب پر کوئی توجہ نہیں دی اور سلسلہ اجرا کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اور اس خط میں تم نے مقتولہ کے والدین کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں، ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں نے مقتولہ کے والدین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں اور مقتولہ بھی مجھے دل و جان سے چاہتی ہے، لہٰذا وہ لوگ ہماری محبت سے دشمنی کرنے کے بجائے ہمیں ایک معتبر رشتے میں باندھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا؟ وکیل استغاثہ نے شک بھری نظر سے ملزم کی جانب دیکھا، جبکہ مقتولہ کے والدین کا موقف اس کے برعکس ہے، تم نے انہیں نتائج سے ڈرانے کی کوشش کی تھی، وقوع کی رات بالآخر تم نے ان پر عمل بھی کر ڈالا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو آپ بیان کر رہے ہیں، ملزم نے بڑے اعتماد سے کہا، میں مقتولہ کو کانٹا چبھونے کے برابر بھی تکلیف دینے کا تصور نہیں کر سکتا، اسے بے آبرو کر کے قتل کرنا۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ایک جھرجھری لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس گھناؤنے فعل کے بارے میں سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں مجھے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کیس کا ملزم اور میرا موکل بڑی بہادری کے ساتھ وکیل استغاثہ سے سوالات کے جوابات دے رہا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس اعتماد کا مظاہرہ کر پائے گا۔ جب کوئی شخص قانون کے جال میں پوری طرح جکڑا جا چکا ہوتا ہے اور اسے فرار کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ اسی قسم کی باتیں کرتا ہے، وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا، وہ سارے کا سارا الزام کسی نامعلوم شخص کی سازش پر ڈال دیتا ہے اور خود کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایسی کہانیاں گھڑ لیتا ہے جس سے وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ سکے۔ لیکن لمحاتی توقف کر کے اس نے پھر کہا، لیکن عدالت لوگوں کے جذباتی بیانات کی روشنی میں فیصلے صادر نہیں کرتی، بلکہ عدالت کی کسوٹی ہر بات کو ٹھوس حقائق اور دلائل کی بنیاد پر پرکھتی ہے۔ وکیل استغاثہ کی اس تقریر پر ملزم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، کیا یہ سچ ہے کہ مقتولہ کی ایک سہیلی تمہارے پڑوس میں رہتی ہے؟ جی ہاں، یہ سچ ہے، ملزم نے اس بات میں جواب دیا، اس لڑکی کا نام صوفیہ ہے، صوفیہ کے ہمارے گھر میں بھی آنا جانا ہے۔ صوفیہ نامی وہ لڑکی تم دونوں کے معاملات محبت سے اچھی طرح آگاہ تھی؟ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، اسی صوفیہ کے توسط سے تم لوگوں کی ملاقاتیں طے ہوا کرتی تھیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملزم نے مختصر جواب پر اکتفا کیا، کیا وقوع کی رات بھی تم دونوں صوفیہ کے توسط سے ملے تھے؟ وکیل استغاثہ نے بڑے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ جی ہاں، وکیل استغاثہ نے اسی طرح کے مزید 2-3 تیز و تند سوالات کیے، پھر جرح ختم کر دی۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے ایکیوز باکس کے قریب آ گیا، میں نے ملزم سے نہایت ہی مختصر سی جرح کی، کاشف، تم نے معزز عدالت کے روبرو مقتولہ کے والدین کو کوئی خط لکھنے کا اقرار کیا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تمہارا موقف یہ ہے کہ تم نے اس کے والدین کو اپنی اور مقتولہ کی شادی کے لیے ہموار کرنے کا مشورہ دیا تھا، جبکہ استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک دھمکی آمیز خط تھا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ قصہ یہ ہے جناب کہ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، میں نے جو کہا وہ سچ ہے، استغاثہ کا دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، اگر میں نے مقتولہ کے والدین کو کوئی دھمکی آمیز خط لکھا تھا تو وہ ثبوت کے طور پر اس خط کو عدالت میں پیش کر دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ویری گڈ، میں نے تعریفی نظر سے ملزم کی طرف دیکھا، پھر
फिर रुए सुखन इस्तगासा की जानिब मोड़ते हुए कहा, दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने के लिए मुलजिम ने बड़ी उम्दा तजवीज़ दी है। फिर मैंने जज की तरफ देखते हुए यूं इजाफा किया, जनाब आली, इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में मकतूला के वालिदैन के नाम भी शामिल हैं। मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा करूँगा कि जब वो गवाही के लिए अदालत में पेश हों तो वो मज़कूरा ख़त भी अपने साथ लेकर आएँ। जज ने बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर असबात में गर्दन हिलाते हुए वकील इस्तगासा को ख़त के हवाले से हिदायत जारी कर दी। मैं दोबारा मुलजिम की जानिब मुतवज्जा हो गया। काशिफ महमूद, तुमने बताया है कि तुम और मकतूल सोफिया नामी किसी लड़की के तवस्सुत से ज़ेर तामीर इमारत में मुलाकातें किया करते थे। मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, तुम इस लफ्ज़ तवस्सुत की कुछ वजाहत करोगे? तवस्सुत, उसने ज़ेरे लब दोहराया और बताने लगा, जनाब, बात दरअसल ये है कि सोफिया मेरे पड़ोस में रहती है और उसके घर में मकतूला का अक्सर आना जाना रहता था। मकतूला सोफिया की राजदार और गहरी सहेली भी थी। चुनांचे सोफिया को हम दोनों के मामलात का बखूबी इल्म था और जहाँ तक मुलाकात और तवस्सुत का मामला है तो लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, दरअसल मुलाकात के बारे में तो मैं और नादरा ही आपस में तय करते थे। बस सोफिया नादरा को इखलाकी तौर पर एक मजबूत कवर फराहम करती थी। नादरा सोफिया से मिलने का बहाना करके घर से निकलती थी। इस तरह नादरा के घर वाले मुतमईन रहते थे कि वो अपनी सहेली के घर में महफूज है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, मैंने मुलजिम की आंखों में देखते हुए कहा। फिर पूछा, क्या ये मुलाकातें रात की तारीकी में होती थीं या? मैंने दानिस्ता सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोला, ज़्यादातर तो रात की तारीकी में और कभी कभार दिन में भी। वक़ुआ की रात ज़ेरे तामीर इमारत में क्या वाक़या पेश आया था? मैंने पूछा। हम दोनों ने तकरीबन 9 बजे रात ज़ेरे तामीर इमारत में मुलाकात की थी, मुलजिम ने बताया। 10-15 मिनट तक हम दोनों में बहस होती रही। फिर मैं इसे वहीं छोड़कर अपने दोस्तों की तरफ निकल गया था। बहसो तकरार, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम दोनों में किस बात पर बहस हुई थी? नादरा की 1 माह के बाद शादी होने वाली थी, मुलजिम ने ठहरे हुए लहजे में कहा, और वो इस बात पर सख्त परेशान थी। वो अपने कज़न फैसल से हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो एक सनसनीखेज़ आइडिया लेकर मेरे पास आई थी। आइडिया? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कैसा आइडिया? घर से फरार होने का आइडिया, मुलजिम ने सरसराती हुई आवाज़ में बताया। उसका ख्याल था कि हमें घर से फरार हो जाना चाहिए। फिर तुमने उसका आइडिया सुनने के बाद क्या कहा? मैंने सख्ती के साथ उसके आइडिया की मुखालफत की थी। वो ठोस अंदाज में बोला। मैंने बड़े वाज़े अल्फाज में उसे समझा दिया था कि घर से फरार होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लिहाजा वो चुपचाप घर चली जाए और ख़ुद को तकदीर के धारे पर छोड़ दे। क्या मकतूला ने तुम्हारी बात मान ली थी? मैंने पूछा। तुम्हारे समझाने पर वो वापस चली गई थी? मैं इस बारे में वसूख के साथ कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैं इसे वहीं छोड़कर इमारत से निकल गया था, उसने बताया। मैं नहीं जानता कि वो मेरे जाने के फ़ौरन बाद इस इमारत से चली गई थी या वहाँ कुछ देर ठहरी थी। उसकी बातें सुनकर मेरा जहन उलझ गया था। तुम मकतूला को ज़ेरे तामीर इमारत में छोड़कर कहाँ गए थे? मैंने सवाल किया। दूसरी गली में अपने दोस्तों के पास, उसने जवाब दिया। 10-15 मिनट तक मैं इनसे बातचीत करता रहा, लेकिन मेरा जहन बदस्तूर उलझन का शिकार रहा। फिर मैं अपने एक दोस्त के साथ पिक्चर देखने सिनेमा चला गया था। दोस्त के साथ? किसके साथ? मेरे इस दोस्त का नाम आरिफ है। क्या तुम्हारा दोस्त आरिफ इस बात की गवाही देने अदालत पे आ सकता है कि वक़ुआ की रात तुम लोगों ने किसी इंग्लिश पिक्चर का आखिरी शो देखा था? मुझे यकीन है कि वो गवाही से इनकार नहीं करेगा। मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आली, मैंने रुए सुखन की जज की जानिब मोड़ते हुए कहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला नादरा की मौत वक़ुआ की रात 10 और 12 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी और ये वही वक्त है जब मेरा मुवक्किल और इस केस का मुलजिम काशिफ अपने दोस्त के हमरा फ़िल्म देखने पिक्चर हाउस गया था। अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत का हुक्म हो तो डिफेंस की जानिब से मुलजिम के दोस्त आरिफ को गवाही के लिए अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जज ने इस बात में गर्दन हिलाई
और वकील इस्तगासा की जानिब देखा। मतलब यही था कि इस्तगासा का अगला गवाह पेश किया जाए। कबल इसके कि वकील इस्तगासा जज की निगाह के इशारे की तामील करता, मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, योर ऑनर, अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो मैं इस केस के आईओ से चंद सवालात करना चाहता हूँ। जज ने बिला ताख़ीर इजाज़त दे दी। किसी भी केस के आईओ को हर पेशी पर अदालत में हाजिर रहना पड़ता है और इसकी हैसियत इस्तगासा के गवाह जैसी होती है। जज के हुक्म पर आईओ विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। वो ओहदे के एतबार से एक सब इंस्पेक्टर था। मैं विटनेस बॉक्स के करीब पहुंचा और उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, तफ्तीशी अफसर साहब, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? बशीर अहमद, उसने जवाब दिया। बशीर साहब, मैंने आईओ की तरफ देखते हुए कहा, आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का तो बड़ी बारीकबीनी से मुताला किया होगा। जाहिर है, उसने इस बात में जवाब दिया, यह भी कोई पूछने वाली बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला नादरा की मौत बकवा की रात 10 और 12 बजे के दरमियान में वाक़या हुई थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसने जवाब दिया। इस रिपोर्ट से ये बात भी सामने आती है कि मौत के घाट उतारने से कबल मकतूला को बेआबरू भी किया गया था। मैंने बदस्तूर गहरी संजीदगी से कहा, और चाय वक़ुआ पर मकतूला की लाश जिस लिबास में मिली उसकी हालत भी यही बताती है कि मुजरिमाना हमले का निशाना बनाने से कबल मकतूला को ज़दोकोब भी किया गया था। जी हाँ, आप वजह फरमाते हैं। आईओ ने मानदाना नज़र से एक्यूज बॉक्स में खड़े मुलजिम की जानिब देखा। कातिल ने मुजरिमाना हमला करने के बाद बड़ी बेदर्दी से मकतूला को मौत के मुंह में धकेल दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि मकतूला की मौत सांस की आमदोशुद के मुनक़ते होने से वाक़या हुई थी। मैंने चिरा के सिलसिले को समेटते हुए कहा, यानी कि मकतूला को गला घोंटकर फना के घाट उतारा गया था। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं? उसने अजीब सी नज़र से मेरी तरफ देखा और बोला, मैं भी वही कहूँगा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है। जिन माहिरीन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है उन्होंने तो बाकायदा मकतूला के जिस्म की चीर फाड़ और मुख्तलिफ टेस्ट किए थे, जब भी वो मकतूला की मौत के हवाले से इस नतीजे में कामयाब हो सके थे। मैंने खासे तीखे अंदाज में कहा, आपने इस सिलसिले में कौन सा कारनामा अंजाम दिया था? मेरे इस तंज़िया इस्तफसार पर वो चीं बच्ची हुआ, फिर बड़े फ़ख्र से बोला, मैंने बड़ी भरपूर तफ्तीश की थी। भरपूर तफ्तीश? मैंने मजाका उड़ाने वाले अंदाज में कहा, क्या आप इस तफ्तीश की तफसीलात मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने लाना पसंद करेंगे? आने वाले 5 मिनट में तफ्तीशी अफसर ने अपनी पेशा वराना कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की तो मज़ीद तवालत से बचने के लिए मुझे मजबूरन उसे रोकना पड़ा। बशीर साहब, आपकी इस महकमा जाती तकरीर से मेरी तशफ़ी नहीं होगी और ना ही ये मुअज़्ज़िज़ अदालत के लिए तसल्ली बख्श है। फिर? उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। फिर आप क्या चाहते हैं? बात मेरे चाहने या न चाहने की नहीं है आईओ साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। फिर किस चीज़ की बात है? इस्तगासा के नामुकम्मल और अधूरेपन की बात है। क्या मतलब? उसने तहैयर आमेज़ नज़र से मुझे देखा। मैं समझाता हूँ, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। आईओ साहब, ये बात आपको भी अच्छी तरह मालूम होगी कि जब गला दबाकर किसी शख्स को मौत के घाट उतारा जाता है तो कातिल को अच्छी खासी जान मारी करना पड़ती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। जब कातिल मकतूला का गला दबाने के लिए जान मारी करता है तो उसकी उंगलियों के बड़े वाज़ेह निशानात मकतूला की गर्दन के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोया छप जाते हैं, जिन्हें फिंगर प्रिंट्स या आसान ज़बान में FP कहा जाता है। मैंने अपने मकसद की जानिब बढ़ते हुए कहा, मकतूला नादरा को भी गला घोंटकर मौत से हमकिनार किया गया है, लिहाजा कातिल के FP मकतूला की गर्दन के मुख्तलिफ हिस्सों पर लाजमन पाए जाने चाहिए। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके मायनेखेज़ अंदाज में यके बाद दीगरे वकील इस्तगासा और जज की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस खारिज करते हुए दोबारा आईओ की जानिब मुतवज्जा हो गया। बशीर साहब, इस्तगासा की रिपोर्ट में मुलजिम के फिंगर प्रिंट्स का ना तो कहीं जिक्र है और ना ही FP से मुतालिक कोई रिपोर्ट मौजूद है। आखिर ये क्या माजरा है? ज़रा इसकी तो वजाहत फरमाएं।
पहले तो उसने घबराहट भरे अंदाज में वकील इस्तगासा की जानिब देखा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, वो दरअसल इसकी हमने ज़रूरत महसूस नहीं की थी। वेरी गुड, मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, इतने बड़े और अहम टेस्ट की आपने ज़रूरत ही महसूस नहीं की। आपकी इस बात पर से तो यही महसूस होता है कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक ठहरी हुई लहजे में कहा, कत्ल की इस वारदात में आपको चश्मदीद गवाह का मकाम हासिल है, जब भी आपने मकतूला की गर्दन पर से फिंगरप्रिंट्स उठाने की ज़हमत गवारा नहीं की। मेरी इस चोट के जवाब में इंक्वायरी ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा और बौखलाहट आमेज़ अंदाज में इधर उधर देखने लगा। मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, आइयो साहब, इस वाक़ये की इत्तला आपको कब और किसने दी थी? मकतूला के घर वालों ने थाने फ़ोन करके इस वाक़ये की इत्तला दी थी, उसने बताया। वक़ुआ के दूसरे रोज़ सुबह के वक्त मैंने इंक्वायरी ऑफिसर को मज़ीद एक दो सवालात के बाद फारिग कर दिया और रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, जनाब आली, मकतूला की गर्दन के मुख्तलिफ हिस्सों से कातिल के फिंगरप्रिंट्स न उठाए जाना और मुलजिम की उंगलियों के निशानात से उनका मवाजना न करना इस्तगासा का एक बुनियादी सुकम है। मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि इस्तगासा की इस गफलतनुमा कोताही को रिकॉर्ड पर महफूज किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत ने मेरी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए आइंदा पेशी के लिए 15 दिन बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। इस्तगासा की जानिब से अगली पेशी पर मकतूला का बाप याकूब अली गवाही के लिए सबसे पहले अदालत में हाजिर हुआ। उसने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड कराया तो वकील इस्तगासा जिरह के लिए विटनेस बॉक्स के करीब पहुंच गया। याकूब अली की उम्र 50 के आसपास थी। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक एक सीधा सादा इंसान था। वकील इस्तगासा ने मुख्तसर सी जिरह के बाद उसे फारिग किया तो मैंने जज की इजाज़त से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले उसके साथ हमदर्दी का इजहार करना ज़रूरी जाना। याकूब साहब, मैंने इसे मुखातिब करते हुए संजीदगी से कहा, मुझे आपकी बेटी की अलमनाक मौत पर गहरा सदमा है, लेकिन जिरह भी तो ज़रूरी है। वो मुँह से कुछ नहीं बोला, बस घायल नज़र से मुझे देखता चला गया। मैंने पूछा, आपको कब पता चला कि आपकी बेटी को मौत के घाट उतारा जा चुका है? उसकी गुमशुदगी की अगली सुबह। गुमशुदगी? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? नादरा अपनी सहेली सोफिया से मिलने उसके घर गई थी, वो वजाहत करते हुए बोला। ये वक़ुआ वाली रात की बात है। वो पहले भी सोफिया से मिलने जाती रहती थी, दोनों में गहरी दोस्ती थी। सोफिया भी अक्सर बेशतर नादरा से मिलने आती रहती थी। वो सांस हमवार करने के लिए रुका और फिर कहा, वक़ुआ की रात जब नादरा वापस नहीं आई तो हमें तशवीश हुई। वो हमारी अकलौती औलाद थी। मैंने अपनी बीवी सुल्ताना से घर में रुकने को कहा और ख़ुद नादरा को देखने सोफिया की तरफ चला गया। सोफिया का घर 2 गलियों के फासले पर है। जब मैंने सोफिया से नादरा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि नादरा लगभग 10 बजे रात उसके घर से वापस चली गई थी। फिर आपने क्या किया? मैंने पूछा। हम रात भर नादरा को इधर उधर तलाश करते रहे, उसने बताया। अपने इलाके में और शहर भर में जहाँ जहाँ भी हमारे रिश्तेदार थे, हमने फ़ोन के ज़रिए और ख़ुद जाकर भी नादरा के बारे में मालूम करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा। थक हार कर सुबह हमने थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर देखते ही देखते पुलिस वालों ने ज़ेर तामीर इमारत में से नादरा की लाश बरामद कर ली। देखते ही देखते, मैंने याकूब के कहे हुए अल्फाज पर जोर देते हुए कहा, क्या पुलिस वालों ने कोई जादू मंतर किया था जो उन्हें पता चल गया कि नादरा की लाश ज़ेर तामीर इमारत के अंदर से दस्तयाब हो सकती है? नहीं जनाब, जादू टोना तो नहीं किया था, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इस सिलसिले में 2 अफराद के बयानात ने पुलिस की भरपूर मदद की थी। 2 अफराद? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कौन से 2 अफराद? सोफिया और बशारत मिर्ज़ा, याकूब ने जवाब दिया। सोफिया तो नादरा की सहेली है, मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा। ये बशारत मिर्ज़ा कौन है? फिर मैंने एक फौरी ख्याल के तहत इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त पर निगाह डाली और ख़ुद कलामी के अंदाज में कहा, इस शख्स का नाम तो गवाहों की फहरिस्त में भी शामिल है। जी हाँ, याकूब ने इस बात में गर्दन हिलाई और वजाहत करते हुए बोला।
बशारत मिर्जा का मकान ज़ेर तामीर इमारत की एक भी जानिब वाक़ है, यानी दोनों घरों की पुश्त आपस में मिली हुई है। ये बंदा प्रॉपर्टी का काम करता है और घर में अकेला ही रहता है। मुझे कुरेद हुई तो मैं पूछे बिना न रह सका, याकूब अली, इस बंदे ने पुलिस की किस अंदाज में भरपूर मदद की थी? वो बात दरअसल ये है जनाब कि वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, पुलिस ने हमारे घर पहुंचकर जब तफ्तीश का आगाज़ किया तो सोफिया का नाम सामने आया। पुलिस ने सोफिया से पूछगछ की और 15-20 मिनट की मेहनत के बाद सोफिया से ये उगलवा लिया कि वक़ुआ की रात नादरा और मुल्ज़िम काशिफ को ज़ेर तामीर इमारत में मुलाकात करना थी। ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ था। मुल्ज़िम काशिफ की गिरफ्तारी भी सोफिया के इसी बयान का नतीजा थी, लेकिन ये दोपहर के बाद का वाक़ियात है। इससे पहले पुलिस ने ज़ेर तामीर इमारत के अंदर से नादरा की लाश बरामद कर ली थी। मुअज़्ज़ज़ अदालत यही तो जानना चाह रही है। वो लम्हे भर के लिए थमा तो मैंने सवाल दाग दिया, पुलिस ने ज़ेर तामीर इमारत का रुख कैसे किया था? मैं वही बताने जा रहा हूँ जनाब, वो थूक निगलते हुए बोला। सोफिया के बयान पर यह बात भी खुलकर सामने आ गई थी कि नादरा और काशिफ रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर ज़ेर तामीर इमारत में मुलाकातें किया करते थे। इस निशानदही पर पुलिस ने फ़ौरन मज़कूरा इमारत की तलाशी ली और फिर इन्हें नादरा की लाश दरियाफ्त करने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। बादशाह वो सांस दुरुस्त करने के लिए रुका तो मैं मुंतज़िर नज़र से उसे देखने लगा। वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, बादशाह, जब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछगछ शुरू की तो बशारत मिर्ज़ा ने गवाही दी कि वक़ुआ की रात उसने मुल्ज़िम को अफरा तफरी के आलम में ज़ेर तामीर इमारत में से निकलते हुए देखा था। ठीक है, मैंने मकतूला के बाप की वजाहत के बाद असबात में गर्दन हिलाते हुए पूछा, क्या आपने अपनी बेटी की सहेली सोफिया से ये नहीं पूछा कि उसने मकतूला और मुल्ज़िम की मोहब्बत वाले मामले को आपसे क्यों छुपाए रखा, खुसूसन ज़ेर तामीर इमारत के अंदर मुलाकातों के सिलसिले के बारे में? पूछा था। वो एक मुज़महिल सी सांस खारिज करते हुए बोला, वो आएँ बाएँ शाएँ करके रह गई थी। इसने दानिस्ता इनकी मुलाकातों वाला राज हमसे छुपाया था। वो नादरा की सहेली थी, इसलिए हमने इस मामले को आउट नहीं किया था। याकूब साहब, मैंने चिराग के सिलसिले को समेटते हुए गवाह से सवाल किया, अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही कि आप लोगों को मकतूला और मुल्ज़िम के ताल्लुकात का इल्म मकतूला की मौत से बहुत पहले हो गया था, जब मुल्ज़िम ने एक ख़त लिखकर आपको बताया था कि वो मकतूला से शादी का ख़्वाह है और वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप गलत नहीं कह रहे, उसने जवाब दिया, लेकिन ख़त के हवाले से बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। कैसी गलत फहमियाँ? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। वो वजाहत करते हुए बोला, मुल्ज़िम का दावा है कि उसने ख़त नादरा की मंगनी और शादी की तारीख तय हो जाने से पहले लिखा था और इसमें अपनी और नादरा की बाहमी पसंदीदगी का जिक्र किया था, जबकि हमारे मुताबिक वो ख़त नादरा की शादी की बात पक्की होने के बाद मौसूल हुआ था, जिसमें मुल्ज़िम ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने नादरा की शादी उसके साथ नहीं की तो हमें ख़तरनाक नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। एक मिनट, मैंने कतई कलामी करते हुए कहा, मुल्ज़िम ने अपने ख़त के ज़रिए आप लोगों को किस नौइयत के ख़तरनाक नताइज की धमकी दी थी? यही कि अगर हमने इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो वो कोई भी संगीन कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है। इस तगाज़ा के गवाह याकूब ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मसलन नादरा का अग़वा और कोर्ट मैरिज वग़ैरह। क्या वाकई ये धमकीदार बातें इस ख़त में लिखी हुई थीं? मैंने हैरत से आंखें फैलाते हुए सवाल किया। याकूब साहब, क्या आपने खुद वो ख़त पढ़ा था? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता। वो ख़त मेरी बीवी सुल्ताना ने मुझे पढ़कर सुनाया था। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात के बाद जिरा ख़त्म कर दी। इस तगाज़ा की जानिब से अगला गवाह मकतूला की वालिदा सुल्ताना थी। सुल्ताना ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड कराया। वकील इस्तग़ासा ने रस्मी सी जिरह के बाद सुल्ताना को फारिग कर दिया तो जज की इजाज़त हासिल करने के बाद मैं विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। सुल्ताना एक अधेड़ उम्र और फरबांदाम औरत थी। उसकी आंखों की हरकत से जाहिर होता था कि वो बहुत ही चंट और तेज़ तर्रार औरत है।
जब वो अपना हल्फिया बयान रिकॉर्ड करा रही थी तो अंदाज़े तकल्लुम से भी यही अंदाज़ा होता था कि एक ज़बान दराज और मुंहफट औरत थी। सुल्ताना ने अपना बयान देते हुए अदालत को बताया था कि मुलजिम एक आवारा और लफंगा शख्स था। वो हाथ धोकर उसकी बेटी के पीछे पड़ गया था और हर वक्त उसे बरगलाने की कोशिशें करता रहता था। नादरा पूरी तरह उसकी मुट्ठी में थी। इस दौरान में जब उन्होंने मकतूला नादरा की मंगनी उसके कज़न फैसल के साथ कर दी तो मुलजिम चिरागपा हो गया और मकतूला की शादी की तारीख तय हो जाने के बाद तो मुलजिम ने इन्हें एक ख़तरनाक धमकी भरा ख़त लिख मारा था। उसने वाज़े अल्फाज में हमें ये बावर कराने की कोशिश की थी कि अगर हमने नादरा की शादी उसके कज़न से करने की कोशिश की तो हमें बड़े भयानक नताइज का सामना करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। मैंने जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, सुल्ताना साहिबा, मैं आपसे ये बहस नहीं करूँगा कि मुलजिम ने वो धमकी वाला ख़त मकतूला की शादी की तारीख तय हो जाने के बाद लिखा था या बहुत पहले। मैं जनाब, इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि उसने ख़तरनाक नताइज की धमकी वाला ख़त शादी की तारीख तय हो जाने के बाद लिखा था। वो किते कलामी करते हुए तेज़ लहजे में बोली और नापसंदीदा अंदाज में मुलजिम को घूरने लगी। मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि वो मेरे मौकिल से शदीद नोयत की नफ़रत करती थी। मैंने इसकी किता कलामी का बुरा मनाए बग़ैर मोतदिल लहजे में कहा, ठीक है, मैं आपकी बात को थोड़ी देर के लिए दुरुस्त मान लेता हूँ कि मुलजिम ने आप लोगों को वैसा ही ख़त लिखा होगा जैसा आपने अपने बयान में हल्फिया रिकॉर्ड कराया है। क्या आप मज़कूरा ख़त को मोअज़्ज़ज़ अदालत में पेश कर सकती हैं? फिर सुल्ताना का जवाब सुने बगैर मैंने जज की जानिब देखा और नहायत संजीदगी के साथ इस तरह इजाफ़ा किया, जनाब आली, पिछली पेशी पर मेरी दरख्वास्त को दुरुस्त जानते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस तक़ाज़ा को इस बात की ताकीद की थी कि वो इस पेशी पर मुलजिम के लिखे हुए ख़त को अदालत में पेश करे। जज ने अपनी मेज़ पर फैले हुए कागज़ात पर एक निगाह डाली, फिर वकील इस तक़ाज़ा की जानिब देखते हुए इस्तफ़सार किया, वकील साहब, क्या मुतज़क्करा ख़त अदालत में पेश कर दिया गया है? नहीं जनाब आली, वकील इस्तग़ासा ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बेबसी से कहा, बदकिस्मती से वो ख़त ज़ाया हो चुका है। जज की पेशानी पर नागवारी के तासुरात नमूदार हुए। फिर उसने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब, प्लीज़ प्रोसीड। मैं इस्तग़ासा की मुअज़्ज़ज़ गवाह और मकतूला की वालदा की तरफ मुतवज्जा हो गया। सुल्ताना साहिबा, मैंने बड़ी करारी आवाज़ में उसे मुखातिब किया, मुलजिम के भेजे हुए ख़त के ज़ाया होने की हिस्ट्री क्या है? वो जनाब, वो संभाला लेते हुए बोली, वो ऐसा बेहुदा और वाहियात ख़त था कि मैंने नादरा के अब्बा को पढ़कर सुनाया, फिर पुर्ज़े पुर्ज़े करके इसे चूल्हे में डाल दिया था। ख़त गया चूल्हे में, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। अब इस बात का फ़ैसला करना मुमकिन नहीं रहा कि मुलजिम ने इस ख़त में क्या लिखा था। बहरहाल मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, सुल्ताना साहिबा, आपने अभी अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया है कि मुलजिम हाथ धोकर आपकी बेटी नादरा के पीछे पड़ गया था और बसा औक़ात मकतूला को बरगलाने की कोशिश करता रहता था। आपने यहाँ तक भी कहा कि मकतूला पूरी तरह मुलजिम की मुट्ठी में थी। इससे तो ये बात पाए सबूत को पहुँच जाती है कि मकतूला मुलजिम को पसंद करती थी और उसके साथ शादी करके एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप गलत नहीं कह रहे, सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। उसने इस बात में सर हिलाया, फिर खुशगवार अंदाज में काशिफ महमूद की तरफ देखते हुए बोली, मेरी बच्ची तो मासूम और नादान थी। इस शैतान ने इसे पूरी तरह अपने चुंगल में जकड़ रखा था। वो इसके हाथ में खिलौना बनी हुई थी और हमारी नसीहत पर बिल्कुल कान नहीं धरती थी। इस मनूस ने पता नहीं मेरी बच्ची के जहन में कैसा जहर भर दिया था कि वो इसके इशारों पर नाचने लगी थी। ये किसी दरिंदे से कम नहीं। बात अधूरी छोड़कर सुल्ताना ने बड़े गज़बनाक अंदाज में काशिफ की जानिब उंगली से इशारा कर दिया और फिर जज्बाती बयान को जारी रखते हुए बोली, इस बदबख्त की नीयत शुरू ही से ठीक नहीं थी। इसने एक मरतबा फिर एक्यूज़ बॉक्स में खड़े मुलजिम काशिफ महमूद की तरफ इशारा किया। उसने बड़ी सफाई से नादरा को गलत रास्ते पर डाल दिया था। हमने इसकी ओछी हरकतों से तंग आकर ही
नादरा की फैसल से मंगनी करती थी और फिर शादी की तारीख भी तय कर दी थी। जब इस कमीने को महसूस हुआ कि नादरा हमेशा हमेशा के लिए इसके हाथ से निकलने वाली है, तो इसने धोखे बहाने से इसे ज़ेरे तामीर इमारत में बुलाया और मुजरिमाना हमला करने के बाद मेरी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। हमारा हंसता बसता घर उजड़ गया, वो रूहासी हो गई। ये दरिंदा सख्त से सख्त सज़ा का हकदार है। मैं तो कहती हूँ कि इस मरदूद को सरेआम फांसी दी जाए। मैंने इसकी जज्बाती तकरीर के जवाब में एक लफ्ज़ नहीं कहा। जब वो कदरे मोतदिल हुई तो मैंने पूछा, सुल्ताना साहिबा, जब ये बात वाज़ेह हो गई थी कि मुल्ज़िम मकतूला को किसी गलत राह पर चला रहा है, तो फिर आप लोगों ने अपनी बेटी की आमदोशुद का तनकीदी जायज़ा क्यों नहीं लिया? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि मकतूला की सहेली सोफिया का घर मुल्ज़िम के घर के साथ जुड़ा हुआ है। आपको चाहिए था कि आप मकतूला को सोफिया के घर जाने से रोक देते। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने इसे रोका था, बहुत रोका था। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली और नादरा बड़ी हद तक पास भी आ गई थी, लेकिन वक़ुआ की रात पता नहीं वो किस वक्त निकल गई। मुझे सुबह से बुखार था, डॉक्टर ने मलेरिया बताया था। मैं रात को जल्दी सो गई थी और वो सांस दुरुस्त करने के लिए थमी, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, और ये बात तो नादरा की मौत के बाद खुली है कि मुल्ज़िम के साथ वो ज़ेरे तामीर इमारत में मुलाकातें करती थी। सोफिया ने अगर हमें पहले बताया होता तो शायद यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। सोफिया हमें अंधेरे में रखकर नादरा से अपनी दोस्ती निभाती रही और इसकी आवाज़ रुंध गई। सोफिया ने आप लोगों को अंधेरे में रखकर नादरा से दोस्ती निभाई। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए गहरी संजीदगी से कहा, जिसके नतीजे में बिलाखिर नादरा मौत के मुंह में चली गई। सुल्ताना साहिबा, आपके ख्याल में क्या सोफिया को भी कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? हाँ हाँ, ज़रूर मिलनी चाहिए, वो बेसाख्ता बोली। सोफिया को भी ज़रूर कोई सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने वकील इस्तगासा के अल्फाज दोहराए और फिर दोबारा इस्तगासा की गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। सुल्ताना साहिबा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, आपने मुल्ज़िम के ख़त को चूल्हे में डालकर एक जीता जागता सबूत जलाकर खाकिस्तान कर दिया। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद करेंगी कि वो ख़त किस किस ने पढ़ा था? मैंने और नादरा ने, उसने तुरंत जवाब दिया, और नादरा के अब्बा को मैंने खुद पढ़कर सुनाया था। ख़त नज़र आतिश हो चुका और नादरा ज़मीन ओढ़कर सो गई है। मैंने सुल्ताना के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, क्या आप किसी ऐसे शख्स को गवाही के लिए अदालत में पेश कर सकती हैं जिसने आप लोगों के अलावा ख़त पढ़ा हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने नीम एहतिजाजी अंदाज में आवाज़ बुलंद की। इस्तगासा की मोअज़्ज़िज़ गवाह दो टोक अल्फाज में मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू बता चुकी है कि मज़कूरा ख़त के बारे में सिर्फ घर के इन्हीं 3 अफराद को इल्म था। वकील सफ़ाई उल्टे सीधे सवालात करके खामख़ा गवाह को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें इस किस्म की हरकत से बाज रहने की ताकीद की जाए। बेग साहब, वकील इस्तगासा के ज़ख्मों पर मरहम लगाते हुए जज ने मुझसे कहा, क्या इस्तगासा की गवाह सुल्ताना के जवाब से सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती? इट्स ओके योर ऑनर, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा और दोबारा गवाह की तरफ मुतवज्जा हो गया। सुल्ताना साहिबा, मैंने अपनी जिरा में तुंदी भरते हुए कहा, आपने बड़े ज़ोरदार अंदाज में मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने ये दावा किया है कि मुल्ज़िम ने नहायती चालबाजी से आपकी बेटी नादरा को बरगला रखा था और गाहे बगाहे मकतूला के जहन में जहर भरकर उसे आप लोगों से मुतनफ़र करता रहता था। क्या आप इस इल्ज़ाम के सिलसिले में कोई ठोस सबूत गैर जानिबदार गवाह अदालत में पेश कर सकती हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अभी आपने जो कुछ फरमाया यह आपका ज़ाती ख्याल है, लेकिन मुल्ज़िम का दावा इससे कतई मुख्तलिफ बल्कि इसके बरक्स है। लोगों की मुखालफत ने इन्हें एक नहीं होने दिया, हालांकि वो आपस में सच्ची मोहब्बत करते थे। आपने मकतूला की मंगनी उसके कज़न से कर दी और मकतूला इस शादी के लिए कतन तैयार नहीं थी। वो मुल्ज़िम के साथ कहीं भाग जाना चाहती थी, मगर मुल्ज़िम ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर आपकी बेटी को कत्ल कर दिया गया। ये वो कहानी है जो मुल्ज़िम ने आपको सुनाई है, वो तंज़िया लहजे में बोली, जबकि हकीकत वही है जो मैंने अभी बयान की है, और इस हकीकत को साबित करने के लिए आपके पास कोई मोतबर गवाह नहीं है। मैंने भी तुर्की बतुर्की जवाब में कहा।
शायद आपको मालूम नहीं कि अदालत किसी भी बात की सेहत जानने के लिए ठोस सबूत मांगती है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने इजाफा करते हुए कहा, मुलजिम का लिखा हुआ खत आपने नजरे आतिश कर दिया। मुलजिम की जात से दीगर शिकायत के हवाले से आपके पास कोई शहादत नहीं है। अलावा इसी आप ऐसा कोई भी ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी जो मुलजिम को आपकी बेटी का कातिल साबित करता हो। मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ा और ठहरे हुए लहजे में कहा, योर ऑनर, तमाम हालात और वाक़यात मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने हैं। मुझे इस तगाज़ा की गवाह सुल्ताना से और कुछ नहीं पूछना। इसके साथ ही मोअज़्ज़ज़ अदालत का वक्त मुकर्ररा ख़त्म हो गया। जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में इस तगाज़ा की एक अहम गवाह और मकतूला की राजदार सहेली सोफिया खड़ी थी। सोफिया की उम्र 30 साल के दरमियान नजर आती थी। वो पुरकशिश खदोखाल की मालिक एक दुबली पतली और सांवली सलोनी लड़की थी। सच बोलने का हलफ उठाने के बाद उसने अपना बयान रिकॉर्ड कराते वक्त मोअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि वो मकतूला नादरा को बचपन से जानती थी। दोनों ने एक ही स्कूल में तालीम हासिल की थी और ये कि नादरा उसकी राजदार सहेली थी। वो सोफिया से अपनी कोई बात छुपाती नहीं थी। सोफिया ने अपने बयान में इस बात का खुल्लम खुल्ला इकरार किया कि वो मकतूला और मुलजिम की मोहब्बत के मामलात से बखूबी आगाह थी। इन दोनों की ज़ेर तामीर इमारत में होने वाली खुफिया मुलाकातों से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। सोफिया ने अदालत को बताया कि अपनी मौत से चंद दिन पहले नादरा बहुत परेशान थी और उलझी हुई रहने लगी थी और उसका सबब यह था कि उसके घर वालों ने उसके कज़न फैसल से उसकी शादी की तारीख पक्की कर दी थी। वक़ुआ के रोज़ भी मकतूला पहले सोफिया के घर आई थी और फिर वहाँ से ज़ेर तामीर इमारत में मुलजिम से मुलाकात करने चली गई थी। इसके अलावा इस कत्ल की वारदात के बारे में वो और कुछ नहीं जानती थी। सोफिया का बयान मुकम्मल हुआ तो वकील इस्तग़ासा जिरा के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। उसने गवाह को मुखातिब करते हुए अपनी जिरा का आगाज़ किया, सोफिया साहिबा, आप इस बात की गवाह हैं ना कि मुलजिम और मकतूला के दरमियान बड़ा धांसू किस्म का इश्क चल रहा था और वो दोनों दुनिया वालों की नज़रों से छुपकर रात की तारीकी में चोरी चोरी मुलाकातें किया करते थे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और मैं इसकी हल्फिया गवाही दे चुकी हूँ। क्या ये भी दुरुस्त है कि मकतूला को जब भी मुलजिम से मुलाकात करना होती थी तो वो आपसे मिलने का बहाना करके घर से निकलती थी? वकील इस्तग़ासा ने पूछा। जी हाँ, सोफिया ने सर को इस्बाती जुम्बिश दी। वो सिर्फ मुलजिम से मुलाकात करने ही नहीं बल्कि वैसे भी मुझसे मिलने मेरे घर आती रहती थी। वक़ुआ के रोज़ भी वो मुलजिम से मिलने के लिए ही आपके पास आई थी? वकील इस्तग़ासा ने उसकी आंखों में देखते हुए मुतदिल अंदाज में कहा, इसके बाद से तुमने अपनी सहेली को जिंदा नहीं देखा? जी हाँ, यही हकीकत है, सोफिया ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। वकील इस्तग़ासा ने मज़ीद चंद सवालात के बाद जिरा मौकूफ़ कर दी। जज ने मेरी जानिब देखते हुए पूछा, बेग साहब, आप इस्तग़ासा की गवाह से कोई सवाल करना चाहेंगे? मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और उठकर विटनेस बॉक्स के करीब पहुंच गया। मैंने खकार कर गला साफ किया और अपनी जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, सोफिया साहिबा, आपने मुअज़्ज़ज़ अदालत को थोड़ी देर पहले बयान देते हुए बताया है कि मकतूला आपकी बचपन की दोस्त थी। आप दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ीं और एक दूसरे की राजदार थीं। आप मकतूला और मुलजिम की इश्किया दास्तान से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थीं और इन्हें चोरी छुपे मुलाकातों के लिए मौक़े भी फराहम करती थीं। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या ये बात दुरुस्त है कि मकतूला मुलजिम को दिलो जान से पसंद करती थी और उससे शादी की ख़्वाहां थी? जी हाँ, ये बात दुरुस्त है, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। और क्या ये भी दुरुस्त है कि मुलजिम ने अपनी पसंद के हवाले से ख़त के ज़रिए मकतूला के वालिदैन को आगाह कर दिया था? मैंने जिरा के सिलसिले में तेज़ी लाते हुए पूछा। ख़त का तो मुझे कोई इल्म नहीं, वो हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में बोली। अलबत्ता ये बात मैं वसूख से कह सकती हूँ कि नादरा के वालिदैन तक इनकी मोहब्बत का मामला ज़रूर पहुँच चुका था और वो इन दोनों की शादी के सख्त खिलाफ थे। ख़त के ज़िक्र पर इसकी हिचकिचाहट को देखते हुए मैंने वज़ाहत ज़रूरी समझी और कहा,
मैं इस खत के बारे में पूछ रहा हूँ जो मुलजिम के मुताबिक एक दरख्वास्त की हैसियत रखता था कि वो मकतूला से शादी करना चाहता है, जबकि मकतूला की वालदा के मुताबिक वो एक धमकी आमेज खत था जिसमें मुलजिम ने इन्हें खतरनाक नताइज से डराने की कोशिश की थी। मैं ऐसे किसी खत के बारे में कुछ नहीं जानती, वो नज़र चुराते हुए बोली। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दुश्वारी न हुई कि वो मज़कूरा ख़त के हवाले से बात करना नहीं चाहती थी। ये मुमकिन नहीं था कि मकतूला को इस खत की खबर हो और उसने अपनी राजदार सहेली सोफिया को न बताया हो। सोफिया के रवैये से वाज़ेह था कि वो मकतूला की माँ से ताउन की पॉलिसी पर कारबंद थी। इससे एक बात खुलकर सामने आ जाती थी कि ख़त के मामले में मुलजिम का मौक़िफ़ ही दुरुस्त था। ख़त को तो मकतूला की वालदा ने पुर्ज़े पुर्ज़े करके चूल्हे में डाल दिया था। ख़त के ज़िक्र पर मट्टी डालते हुए हम आगे बढ़ते हैं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और फिर इस्तग़ासा की गवाह की आंखों में झांकते हुए पूछा, इस अमर की तो आप तस्दीक करती हैं ना कि मकतूला और मुलजिम एक दूसरे की मोहब्बत में गर्दन गर्दन तक धंस चुके थे और इनकी अवलीन ख्वाहिश यही थी कि वो जल्द से जल्द शादी कर लें। जी हाँ, ऐसे ही हालात थे, मगर मकतूला के वालिदैन मुलजिम को पसंद नहीं करते थे। मैंने चिराग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, लिहाजा उन्होंने पहली फुर्सत में न सिर्फ ये कि मकतूला की मंगनी उसके कज़न फैसल से कर दी, बल्कि 1 माह के बाद इनकी शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी थी। सोफिया ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, जी हाँ। फैसल से शादी की तारीख तय होने पर मकतूला सख्त परेशान हो गई थी। मैंने कहा, इस मौके पर मुलजिम का क्या रद्द-ए-अमल था? जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, मुलजिम को ये सुनकर बहुत दुख हुआ था। आपकी मालूमात का ज़रिया क्या है? मुझे सब कुछ मकतूला की ज़बानी पता चला था, उसने जवाब दिया। मुलजिम को सिर्फ दुख हुआ था या उसने किसी शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था? मैंने पूछा। उसने मेरी तवक्को के बरखिलाफ और मुलजिम की हिमायत में जवाब दिया। मुलजिम ने किसी मनफी रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया था, उल्टा उसने मकतूला को समझाने की कोशिश की थी कि वो वालिदैन की ख्वाहिश के सामने सर झुका दे। फिर मुलजिम की इस नसीहत पर मकतूला ने क्या जवाब दिया था? मकतूला अपने कज़न फैसल को सख्त नापसंद करती थी, गवाह ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मुलजिम की बुज़दिलाना पॉलिसी के बाइस वो मजबूर हो गई थी, वरना तो वो एक संगीन कदम उठाने को भी तैयार थी। सोफिया साहिबा, मैंने नहायती नरमी के साथ उसे मुखातिब किया, मोअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि मकतूला किस नौइयत का संगीन कदम उठाने के बारे में सोच रही थी। वो आपकी राजदार सहेली थी, ये मुमकिन नहीं कि आप इसके इरादे से वाकिफ़ ना हों। वो मुलजिम के साथ घर से भागने का प्रोग्राम बना रही थी, सोफिया ने ठहरे हुए लहजे में बताया। उसने वक़ुआ के रोज़ मुझे बताया था कि वो अपनी ख्वाहिश के बारे में आज रात मुलजिम को बताएगी और इस बात पर आमादा करने की कोशिश करेगी कि वो लोग घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाद में सब ठीक हो जाएगा। मकतूल के इस बाग़ियाना मंसूबे पर मुलजिम ने किस रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था? मैंने इस्तफ़सार किया। इस बारे में मुझे मालूम नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। वक़ुआ की रात जब मकतूला मेरे घर से रुखसत हुई तो फिर इसके बाद मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई थी। अगली सुबह मुझे पता चला कि उसे कत्ल कर दिया गया है। आपकी मकतूला से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि वक़ुआ की रात मकतूला ने मुलजिम के सामने अपनी तजवीज़ रखी थी, मगर मुलजिम ने ऐसी हिमाकत से साफ इनकार करते हुए उसे समझाने की कोशिश की थी और फिर इसे ज़ेर तामीर इमारत में छोड़कर वो अपने दोस्तों की तरफ चला गया था। जब मुलजिम मकतूला से रुखसत हुआ तो वो जिंदा सलामत और ठीक ठाक थी। वो लाताल्लुकी कैसे अंदाज में बोली, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। सोफिया साहिबा, आपको मकतूला और मुलजिम के इश्किया मरासिम की पल पल की खबर थी। मैंने बेहद जारिहाना अंदाज में सवाल किया, जब आपको ये साफ नज़र आ रहा था कि इनके एक होने के इम्कानात नहीं हैं और मकतूला की इसके कज़न से शादी की तारीख भी तय हो चुकी है, तो ऐसी सूरत हाल में जब मकतूला ने घर से भाग जाने का इरादा ज़ाहिर किया तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप फौरी तौर पर मकतूला के वालिदैन को उसके ख़तरनाक मंसूबे से आगाह करती। आपने इस मामले को क्यों छुपाए रखा? हो सकता है आप इस बात को खोल देती तो मकतूला जान से न जाती। मौत का एक वक्त मुकर्रर है वकील साहब,
वो ठहरे हुए लहजे में बोली, मेरे इस मामले को खोलने या छुपाने से वो वक्त बदल नहीं सकता था। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मेरी ज़बान न खुलने का सबब ये था कि मकतूला ने इस सिलसिले में मुझे अपनी कसम दे रखी थी। क्या मकतूला की वो कसम उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम थी? मैंने पूछा। हरगिज़ नहीं, वो कतईयत से बोली। अगर मुझे पता होता कि बकुआ की रात मेरी सहेली को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो मैं कभी और किसी कीमत पर उसे ज़ेरे तामीर इमारत में न जाने देती। और अगर वो ज़बरदस्ती मुलजिम से मिलने की ज़िद करती, तो मैं फिलफौर उसके वालिदैन को सूरत हाल से आगाह कर देती। ठीक है, अपनी सहेली मरहूम नादरा के लिए मैं आपके दिली जज्बात की कदर करता हूँ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा और फिर पूछा, आपके ख्याल में मकतूला और मुलजिम के दरमियान ये प्यार और मोहब्बत का सिलसिला कितने अरसे से चल रहा था? लगभग 1 साल से, उसने कुछ सोचकर जवाब दिया। 1 साल? 1 साल तो अच्छा खासा अरसा होता है, मैंने आंखें फैलाते हुए कहा। मकतूला आपकी गहरी और राजदार सहेली थी। वो अपने और मुलजिम के माबैन होने वाली प्यार भरी बातों के बारे में यकीनन आपको बताती होगी। जी हाँ, वो मुझसे हर बात शेयर करती थी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। जब भी तो मैं यकीन के साथ कह रही हूँ कि वो दोनों एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से चाहते थे। मकतूला मुलजिम के मिजाज, आदात और अमूमी रवैये का भी जिक्र करती होगी, मैंने बड़ी होशियारी से अपने मकसद की जानिब बढ़ते हुए कहा। क्या कभी तन्हाई में मुलजिम ने हद से आगे बढ़ने की कोशिश की थी? मतलब ये कि मकतूला ने कभी आपको मुलजिम के जारहाना फ़ेल और तर्ज अमल के बारे में भी कुछ बताया था? नहीं, उसने बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन झटकी। मकतूला ने मुलजिम की ऐसी किसी हरकत के बारे में मुझसे कभी जिक्र नहीं किया था। मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आली, मैंने जज की जानिब मुड़ते हुए कहा। इस तकाज़ा के मोअज़्ज़िज़ गवाह के बयान से ये बात खुलकर सामने आ गई है कि मुलजिम हाविज़ परस्त या शैतानी ज़हनियत का मालिक हरगिज़ नहीं। मुलजिम और मकतूला के दरमियान कमोबेश 1 साल तक इश्क व मोहब्बत का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान वो दोनों दुनिया वालों की नज़रों से छुपकर तन्हाई में भी वक्त गुजारते रहे, लेकिन मुलजिम ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर कभी हद से तजावुज़ करने की कोशिश नहीं की थी। मुलजिम की तरफ से किसी बेहूदगी या बदतमीज़ी का रिकॉर्ड भी नहीं मिलता। दस्तदराजी और मुजरिमाना हमला तो बहुत दूर की बात है। मुलजिम ने कभी तन्हाई में मकतूला से कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। इस तगाज़ा की गवाह सोफिया का बयान मुलजिम के शरीफ़ नफ्स और बाकिरदार होने की तस्दीक करता है। ऐसा अमन पसंद और सुलहजू इंसान अपनी मोहब्बत को ना तो दागदार कर सकता है और न ही उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार सकता है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके हाज़रीन अदालत पर एक दायराना निगाह डाली, फिर एक गहरी सांस खारिज करने के बाद मैंने जज की जानिब तवज्जो की। जनाब आली, इस केस में पे दर पे सामने आने वाले मुत्तहिद झोल से साबित होता है कि मेरा मुवक्किल मुलजिम काशिफ महमूद बिल्कुल बेगुनाह और मोहब्बत करने वाला एक सुलहजू और बाकिरदार शख्स है। इसे किसी गहरी साजिश के तहत कत्ल के इस मुकदमे में मुलव्विस करने की कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पर मैंने एक मरतबा फिर थोड़ा तवक्कुफ़ करके यके बाद दीगरे वकील इस्तग़ासा और इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर बशीर अहमद की जानिब तंज़िया नज़र से देखा और बयान को जारी रखते हुए कहा। मिसाल के तौर पर इस्तग़ासा की जानिब से जो चालान पेश किया गया है, इसके साथ फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मुंसलिक नहीं है, जबकि ये बिल्कुल सामने की बात है कि जब किसी शख्स का गला घोंटकर मौत के घाट उतारा जाता है, तो मकतूला की गर्दन पर कातिल की उंगलियों के निशान वाज़े आते हैं। इन फिंगरप्रिंट्स को मखसूस तरीके से उठाकर गिरफ्तार शुदा किसी मुश्तबह शख्स के फिंगरप्रिंट से मैच किया जा सकता है, लेकिन ज़ेरे समाअत केस में इस्तग़ासा की तरफ से ऐसी कोई ज़हमत नहीं की गई। और जब मैंने मुअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू इस केस के तफ्तीशी अफसर से यही सवाल किया, तो इसका जवाब था, हमने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। मेरी और कानून की नज़र में यह खासा नामाकूल जवाब है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैंने सांस हमवार करने के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर सिलसिला दलाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। मकतूला के वालिदैन, ख़ुसूसन मकतूला की वालिदा सुल्ताना का ये दावा है कि मुलजिम ने इन्हें एक धमकी आमेज़ ख़तरनाक ख़त लिखा था।
जिसमें उसने मकतूला के वालिदैन को खतरनाक नताइज से डराने की कोशिश करते हुए कहा था कि अगर उन्होंने मकतूला की शादी उससे ना की तो इन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अफसोस का पहलू यह है कि इस्तग़ासा की जानिब से इस खत के मतन को बुनियाद बनाकर मुल्ज़िम को कातिल ठहराने की कोशिश की गई है कि मुल्ज़िम ने अपनी धमकी को अमली जामा पहनाते हुए पहले मकतूला की इज्जत को पामाल किया, फिर गला घोंटकर इसे मौत से हमकिनार कर दिया ताकि इसके वालिदैन को नमूना इबरत दिखा सके। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस्तग़ासा मुल्ज़िम से मंसूब इस खत को दस्तावेजी सबूत के तौर पर अदालत में पेश करने से कासिर रहा है। मज़कूरा खत मकतूला की मौत से कई रोज़ पहले नज़र आतिश कर दिया गया था और आखिरी बात, मैंने एक मरतबा फिर ड्रामाई अंदाज में रुककर एक बोझल सांस खारिज की, फिर बात को जारी रखते हुए कहा, आखिरी बात मुल्ज़िम के किरदार और फितरत के हवाले से है। इस्तग़ासा की मोअज़्ज़िज़ गवाह सोफिया का बयान इस अमर का सबूत है कि मुल्ज़िम और मकतूला को कई मरतबा तन्हाई में मुलाकात के मौक़े मैसर आए, मगर मुल्ज़िम ने कभी इन मौक़े से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, जो इसके मज़बूत किरदार को साबित करती है। लिहाजा मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी पुरज़ोर अपील है कि हालात व वाक़ियात की रोशनी में मेरे मुवक्किल को बेगुनाह और बेकसूर जानते हुए इसकी रिहाई के अहकाम सादिर किए जाएँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तग़ासा ने अपनी मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए एक नारा मस्ताना बुलंद किया। जज ने चौंक कर सवालिया नज़र से वकील इस्तग़ासा की जानिब देखा। वो अपने ऑब्जेक्शन की वजाहत करते हुए बोला, योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने क़ब्ल-अज़-वक़्त दलाइल का सिलसिला शुरू कर दिया है। अभी इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात का सिलसिला मुकम्मल नहीं हुआ। जज ने इस्तग़ासा की जानिब से दायर गवाहों की फहरिस्त पर निगाह डाली और ख़ुद कलामी के अंदाज में बोला, बशारत मिर्ज़ा की गवाही अभी बाकी है। फिर उसने गर्दन उठाकर वकील इस्तग़ासा की जानिब देखा और इस्तफ़सार किया, वकील साहब, आप अपने गवाह बशारत मिर्ज़ा को कब पेश कर रहे हैं? आइंदा पेशी पर जनाब आली। वकील इस्तग़ासा ने जवाब दिया, ठीक है। जज ने इस बात में गर्दन हिलाई और मेरी जानिब मुतवज्जा होते हुए पूछा, बेग साहब, आप डिफेंस में कितने गवाह पेश करने का इरादा रखते हैं? मैं समझता हूँ कि एक ही गवाह से काम चल जाएगा, मैंने बड़े एतमाद से कहा। ओके, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस्तग़ासा और डिफेंस आइंदा पेशी पर इन मज़कूरा गवाहों को अदालत में पेश करें ताकि इस केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाया जा सके। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त इख्तिताम पसीर हो गया। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। आइंदा पेशी पर मैंने सफाई के गवाह और मुल्ज़िम के दोस्त आरिफ को पहले भुगताने की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने फ़ौरन कबूल कर लिया। मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि गवाह का आज बर वक्त अपनी नौकरी पर पहुँचना ज़रूरी है, लिहाजा इसका बयान पहले रिकॉर्ड कर लिया जाए। अदालत ने इस बात की बखूबी इजाज़त दे दी थी। आरिफ वही नौजवान था, मुल्ज़िम जिसके साथ बकुआ की रात एक इंग्लिश फिल्म का आखिरी शो देखने गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला नादरा की मौत बकुआ की रात 10 और 12 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। ये वही वक्त था जब मुल्ज़िम आरिफ के साथ एक मकामी पिक्चर हाउस में बैठा फिल्म देख रहा था, लिहाजा इसके नादरा के कत्ल में मुलविस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आरिफ सच बोलने का खलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करा चुका तो मैं ज़रूरी जिरह के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। मैंने गवाह की आंखों में देखते हुए दोस्ताना लहजे में सवाल किया, आरिफ साहब, जिस रात मकतूला नादरा को मौत के घाट उतारा गया, वो रात आपकी याददाश्त में महफूज तो होगी? जी हाँ, मुझे सब याद है, उसने इस बात में जवाब दिया। बकुआ की रात मुल्ज़िम काशिफ से आपकी मुलाकात कितने बजे हुई थी? लगभग 9:15 बजे रात। आप इससे मिलने गए थे या ये आपके पास आया था? ये हमारे पास आया था। हमारे पास? मैंने चौंके हुए लहजे में जवाबन पूछा, क्या मतलब? मतलब ये कि वो वजाहत करते हुए बोला, मैं इस वक्त अपने दोस्त वसीम और आफ्ताब के साथ अपनी गली के नुक्कड़ पर खड़ा था। काशिफ हमारे पास आया और हमारे दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू होने लगी। ये मुझे खासा उदास और उलझा हुआ नज़र आया। मैं भी इस दिन काफ़ी बोरियत महसूस कर रहा था। मैंने काशिफ की उदासी और अपनी बोरियत दूर करने के लिए इसके सामने पिक्चर का मंसूबा रखा।
ये फ़ौरन तैयार हो गया। फिर हम वसीम और आफताब को वहीं छोड़कर पिक्चर देखने चले गए थे। इस रात तुम लोगों ने कौन सी पिक्चर देखी थी? मैंने पूछा। वो एक इंग्लिश पिक्चर थी, गवाह ने बताया। ब्रूस ली की मारधार से भरपूर। फिल्म का नाम था द वे ऑफ द ड्रैगन। ओके, मैंने उस बात में सर हिलाते हुए इस्तफसार किया। वकुआ की रात, वकुआ के रोज़ तुम लोग कितने बजे पिक्चर हाउस पहुंचे थे? मेरा ख्याल है कि उस वक्त रात के 9:45 बजे होंगे, उसने सोचते हुए जवाब दिया, क्योंकि जब हम टिकट लेकर हॉल के अंदर दाखिल हुए तो स्क्रीन ऑन हो चुका था और आने वाली फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जा रहे थे। तुम लोग फिल्म देखकर कितने बजे पिक्चर हाउस से बाहर निकले थे? 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तुम लोग इस रात घर कितने बजे पहुंचे थे? कमोबेश 12:30 बजे रात। ज़रा सोचकर बताएं आरिफ साहब, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए इस्तफसार किया। वकुआ की रात मुलजिम काशिफ 9:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपके साथ रहा था। क्या इस दौरान थोड़ी देर के लिए भी आपकी निगाह से ओझल नहीं हुआ था? जी हाँ, मैं इस हकीकत के बयान के लिए बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ, वो पूरे एतमाद लहजे में बोला। आखिरी सवाल, मैंने सफाई के गवाह आरिफ की आंखों में देखते हुए पूछा। वकुआ की रात मुलजिम काशिफ ने लगभग 3 घंटे आपके साथ गुजारे थे। आपको अच्छी तरह बावर होना चाहिए कि मज़कूरा रात आपके दोस्त और इस केस के मुलजिम काशिफ महमूद ने किस किस्म का लिबास पहना हुआ था। जी हाँ, अच्छी तरह याद है। उसने बड़े वसूख से इस बात में गर्दन हिलाई। मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने इस लिबास की तफसील बयान करें, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। काशिफ ने इस रात स्याह पैंट और चेकदार शर्ट पहन रखी थी, गवाह ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। शर्ट वाले चेक की धारियां सब्ज और जामनी रंग की थीं। आर यू श्योर? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। यस, वो दो टोक अंदाज में बोला। आई एम श्योर, मैंने टूए सुखन जज की जाने मोड़ते हुए कहा। जनाब आली, सफाई का गवाह इस अमर का दावेदार है कि वकुआ की रात मुलजिम काशिफ 10 और 12 बजे के दरमियान जाए वकुआ से काफ़ी दूर एक मकामी पिक्चर हाउस में 100% इसके साथ था। लिहाजा इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी भी ज़ाविये से मकतूला नादरा के कत्ल में मुलविस रहा हो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए कहा, दैट्स ऑल योर ऑनर। सफाई के गवाह आरिफ को अदालत से जाने की इजाज़त मिल गई। थोड़ी ही देर के बाद विटनेस बॉक्स में इस तगाज़ा का गवाह बशारत मिर्ज़ा आकर खड़ा हो गया। बशारत मिर्ज़ा की उम्र 35 के करीब थी। वो बस्ता कामत का मालिक एक फरमानदाम शख्स है। उस सर के बाल खिचड़ी और तोंद बाहर को निकली हुई। पेशे के एतबार से जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वो एक प्रॉपर्टी एजेंट था। इसकी प्रॉपर्टी की दुकान लांडी के इलाके में वाक़ थी, जबकि रिहाइश ज़ेर तामीर इमारत के पिछवाड़े में थी। इसके मकान की पुश्त ज़ेर तामीर इमारत के पिछवाड़े के साथ जुड़ी हुई थी। बशारत मिर्ज़ा इस मकान में अकेला ही रहता था। इसकी फैमिली अंदरूनी सिंध के इलाके मीरपुर खास में थी। इस तगाज़ा के आखिरी और सबसे अहम गवाह बशारत मिर्ज़ा ने अपना हल्फिया बयान रिकॉर्ड करा दिया तो जरा की गर्ज से वकील इस तगाज़ा ने उसे घेर लिया। यहाँ एक बात का जिक्र करता चलूँ कि मुलजिम के एक खैर खा, मारूफ और जय्यद सहाफ़ी खुर्शीद अब्बासी ने इस केस के सिलसिले में मुझसे गिरां कदर ताउन किया था और केस के जिन मुख्तलिफ किरदारों के हवाले से उसने मुझे मालूमात फराहम की थी, इनमें सर फहरिस्त इस तगाज़ा का गवाह बशारत मिर्ज़ा ही था। बशारत साहब, वकील इस तगाज़ा ने जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, क्या ये दुरुस्त है कि मुलजिम को आप पहले से जानते थे? जी हाँ, मैं तो इसे अक्सर इधर महल्ले में देखा करता था, गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन कभी मेरे उसके साथ मरासिम वगैरह नहीं रहे। यहाँ मरासिम वगैरह का कोई तस्करा भी नहीं, वकील इस्तग़ासा ने सरसरी अंदाज में कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने वकुआ की रात मुलजिम को चाय वारदात से जाते हुए देखा तो आपको पहचानने में कोई दुश्वारी या मुगालता तो नहीं हुआ था? मुगालते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो बड़े एतमाद से बोला। मैंने इसे देखते ही पहचान लिया था। बशारत साहब, मोअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि जब आपने वकुआ की रात मुलजिम को ज़ेर तामीर इमारत से निकलते देखा, उस वक्त रात का क्या वजह था? वकील इस्तग़ासा ने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया।
میرا خیال ہے کہ اس وقت رات کے 10:30 یا 11 بجے کا وقت تھا، گواہ نے جواب دیا۔ زیر تعمیر عمارت سے نکلتے ہوئے ملزم کی کیفیت کیا تھی؟ یہ بہت گھبرایا ہوا نظر آتا تھا، گواہ نے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے اور سر کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ یہ ایسی افراتفری کے عالم میں زیر تعمیر عمارت سے نکلا تھا جیسے اسے کہیں جانے کی جلدی ہو۔ اس دوران میں میرا موکل اور اس کیس کا ملزم کاشف چپ چاپ ایکیوز باکس میں کھڑا تھا۔ کسی بھی کیس کی سماعت کے وقت ملزم کی کیفیت بڑی حسرتناک ہوتی ہے۔ اس کا جی تو بہت کچھ کہنے کو مچل رہا ہوتا ہے، مگر اپنے خلاف ہر تلخ و ترش بات سن کر اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ یہ دراصل اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ عدالت کی جانب سے اسے از خود کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عام زندگی میں انسان اپنے خلاف جھوٹ سن کر چند سیکنڈ بھی خاموش نہیں رہ سکتا، لیکن کٹہرے میں کھڑے ملزم کو سننا پڑتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میری ہدایت کے عین مطابق کاشف بڑی عزم کے ساتھ باد مخالف کے سامنے ثابت قدم کھڑا تھا۔ وکیل استغاثہ نے مزید 2-4 سوالات کے بعد جرح ختم کی تو جج کی اجازت پا کر میں نے بشارت مرزا کو گھیر لیا۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں جرح کا آغاز کیا اور اسے ذرا سا بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ آگے چل کر میں اسے دھوبی سوڈے سے دھونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بشارت مرزا صاحب، میں نے اسے دوستانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کو مرزا صاحب کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو؟ میں بھلا کیوں اعتراض کروں گا وکیل صاحب؟ وہ سادہ لہجے میں بولا، اکثر لوگ مجھے مرزا صاحب ہی کہتے ہیں۔ مرزا صاحب، ادھر میر پرخاص کا کیا حال احوال ہے؟ میرے سوال پر وہ چونک اٹھا۔ کیا مطلب جناب؟ مطلب صاف اور واضح ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری معلومات کے مطابق آپ کراچی میں بالکل اکیلے رہتے ہیں، آپ کی فیملی ادھر میر پرخاص میں ہے؟ جی ہاں، وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کتنا عرصہ پہلے میر پرخاص اپنی فیملی سے ملنے گئے تھے؟ کوئی 2 ماہ پہلے، اس نے جواب دیا اور الجھن زدہ انداز میں دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، اگر مائنڈ نہ کریں تو اپنی بیوی اور بچوں کے نام بتا دیں۔ میری بیوی کا نام عروسہ اور بچوں کے نام شفقت اور صبا ہیں، اس نے تأمل کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہیں یا تھے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وہ بوکھلا گیا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بچے تو ہر حال میں باپ ہی کے رہتے ہیں، میں نے خورشید عباسی سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کہا، چاہے وہ ماں کے پاس پروان چڑھیں یا باپ کی نگرانی میں پرورش پائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عروسہ پچھلے 1 سال سے آپ کی بیوی نہیں رہی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جھرجھراتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ 1 سال پہلے عروسہ نے آپ سے طلاق لے لی تھی، آپ کی بد کرداری کے سبب۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ جناب عالی، اس وقت عدالت میں نادرہ مرڈر کیس زیر سماعت ہے اور میرے فاضل دوست استغاثہ کے معزز گواہ کے خانگی حالات کا ذکر چھیڑ کر غیر متعلقہ بحث میں عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ یہ گواہ کی عزت کو سرِ عدالت اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب عالی، میں نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں جج سے کہا۔ میں نے ایک تلخ حقیقت کی تصدیق چاہی ہے۔ اگر استغاثہ کا گواہ میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تو میں اصرار نہیں کروں گا، کیونکہ سبزی منڈی میر پرخاص والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ عروسہ نے کن وجوہات کی بنا پر بشارت مرزا سے طلاق لی تھی۔ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ گواہ کے ماضی کو ایک طرف رکھ کر زیر تعمیر عمارت کیس کے حوالے سے گواہ پر جرح کریں۔ میں نے جج کی تازہ ترین ہدایت کے مطابق استغاثہ کے گواہ بشارت مرزا سے پوچھا، مرزا صاحب، آپ کا مکان زیر تعمیر عمارت کے پچھواڑے واقع ہے۔ جس وقت آپ نے ملزم کو زیر تعمیر عمارت سے نکلتے دیکھا، آپ کہاں تھے؟ میں اپنے مکان کی چھت پر ٹہل رہا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ چھت پر ٹہل رہے تھے؟ خیریت؟ اس رات بہت زیادہ گرمی اور حر تھا، اس نے بتایا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں تازہ ہوا کی تلاش میں چھت پر چڑھ گیا تھا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ جب آپ نے ملزم کو زیر تعمیر عمارت سے نکلتے دیکھا، اس وقت رات کے 10، 10:30 یا 11 بجے کا ٹائم تھا۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا ہے۔
वो थूक निगल कर अपने हलक को तर करते हुए बोला। लेकिन इस वक्त तो मुलजिम अपने एक दोस्त के साथ मकामी सिनेमा में बैठा इंग्लिश पिक्चर से लुत्फानंदोज हो रहा था। मैंने कतरे सख्त लहजे में कहा, और मज़कूरा पिक्चर हाउस जाए वकुआ से काफ़ी फासले पर वाक़ है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद कहा, मिर्ज़ा साहब, आपने वकुआ की रात ज़ेर तामीर इमारत में से किसी और को तो निकलते हुए नहीं देखा था? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बड़े कतई लहजे में बोला, मैं इसको पहचानने में गलती कर ही नहीं सकता। तो आपका मतलब ये है कि मुलजिम के दोस्त आरिफ ने गलत बयानी से काम लिया है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। लेकिन मिर्ज़ा साहब, मैंने गैर महसूस अंदाज में इसे ब्लीच करते हुए कहा, आरिफ के अलावा वसीम और आफताब नामी दो ऐसे अफराद भी इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं और ज़रूरत पड़ने पर अदालत में गवाही देने भी आ सकते हैं, जिन्होंने वकुआ की रात 9:15 से 9:30 के दरमियान मुलजिम से गपशप की थी और मुलजिम को आरिफ के साथ पिक्चर हाउस की जानिब रवाना होते देखा था। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। आरिफ, वसीम और आफताब चूँकि मुलजिम के गहरे दोस्त हैं, इसलिए वो इसे बेगुनाह साबित करने की खातिर कोई भी झूठ बोल सकते हैं। लेकिन आपकी नज़र में मुलजिम बेगुनाह नहीं। मैंने इसे फांसने के लिए जाल फेंका। आपके ख्याल में नादरा को बेआबरू करके इसी शख्स ने मौत के घाट उतारा है? जी हाँ, यही हकीकत है, वो बेसाख्ता बोला। क्या आपने मुलजिम को मकतूला की आबरू रेज़ी करते हुए या इसे कत्ल करते हुए देखा है? मैंने दुरुस्त लहजे में इस्तफसार किया। नहीं, वो गड़बड़ा कर रह गया। मम, मैंने ऐसा कब कहा है? अभी चंद सेकंड पहले, मैंने जारहाना अंदाज में कहा। आपने ये हकीकत बयान की है कि मुलजिम ने मकतूला नादरा को बेआबरू करके मौत के घाट उतारा था। आपके बयान से तो यही जाहिर होता है कि आप इस दोहरी संगीन वारदात के या तो चश्मदीद गवाह हैं या फिर इस सिलसिले में आपके पास कोई ठोस सबूत है। ऐसी कोई बात नहीं वकील साहब, वो कन्नी काटते हुए बोला। मैंने बस इस रात मुलजिम को ज़ेर तामीर इमारत से निकलते हुए देखा था। आपके बयान के मुताबिक मुलजिम जब वकुआ की रात ज़ेर तामीर इमारत में से निकला था तो बहुत घबराया हुआ था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता फंदा कसते हुए कहा। इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे और सर के बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। वो अफरा तफरी के आलम में था, जैसे इसे कहीं जाने की बहुत जल्दी हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो तायदी अंदाज में बोला। मुलजिम की यही कैफियत थी। मुलजिम को देखकर फौरी तौर पर आपके जहन में क्या ख्याल आया था? यही कि इसने ज़ेर तामीर इमारत में कोई गड़बड़ की होगी, वो जवाब देते हुए बोला, जब ही वहाँ से जल्दी में फरार हो रहा था। मुलजिम के जाने के बाद आपने ज़ेर तामीर इमारत में जाकर सूरत हाल जानने की कोशिश की थी? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। नहीं, उसने उलझन सदा लहजे में कहा। क्यों? मैंने इस पर चढ़ाई कर दी। ये तो इंसानी फितरत के खिलाफ है। जिस अंदाज में मुलजिम वहाँ से निकला था, इससे आपके अंदर बेपनाह तजस्सुस पैदा हो जाना चाहिए था। इंसानी फितरत से मजबूर होकर या तो आपको ज़ेर तामीर इमारत के अंदर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए था या किसी और शख्स को इस वाक़े से आगाह करना चाहिए था। आपको तो वैसे भी वकुआ की रात नींद नहीं आ रही थी, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? वो जनाब, बात दरअसल ये है कि वो बुरा सा मुंह बनाकर वजाहत करते हुए बोला, मुझे पराए फड्डों में टांग फंसाने का बिल्कुल शौक नहीं। ये तो पुलिस ने पूछगछ की तो मुझे ज़बान खोलना पड़ी। बहुत अच्छी बात है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और बड़े ड्रामाई अंदाज में कहा, आपसे आखिरी सवाल मिर्ज़ा साहब। वो चौंक कर होशियारी से सवालिया अंदाज में मुझे तकने लगा। मैंने सनसनीखेज अंदाज में पूछा, मिर्ज़ा साहब, वकुआ की रात जब आप गर्मी, हब्स और बेखाबी के हाथों मजबूर होकर अपने घर की छत पर टहल रहे थे और आपने अपने मकान के पिछवाड़े वाक़ई ज़ेर तामीर इमारत के अंदर से मुलजिम को काफ़ी अफरा तफरी के आलम में निकलते हुए देखा, तो उस वक्त मुलजिम के बदन पर कौन सा लिबास था? मेरा ख्याल है, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला, उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखा था। तो ये आपका ख्याल है, यकीन नहीं?
میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ اسی لمحے حاضرین عدالت میں چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ بعض سامعین اور ناظرین کی ہنسی بھی چھوٹ گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے صفائی کا گواہ عارف ملزم کے لباس کی تشریح کر کے جا چکا تھا۔ حاضرین عدالت کے طرز عمل نے گواہ کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ وہ پریشان ہو کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے تحقیقانہ انداز میں کہا، ادھر نہیں، ادھر دیکھو۔ وہ گھبرا کر میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے آپ سے تم پر آتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے وقوعہ کی رات ملزم کو سفید شلوار قمیض میں ملبوس زیر تعمیر عمارت سے افراتفری کے عالم میں نکلتے دیکھا تھا؟ جج جی ہاں، وہ پیشانی کا پسینہ پونچھتے ہوئے کمزور سی آواز میں بولا۔ لیکن ملزم کا تو دعویٰ ہے کہ وقوعہ کی رات میں نے نیلے رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، میں نے کہا، اور صفائی کے گواہ عارف نے ملزم کے بیان کی تصدیق بھی کی ہے۔ یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ سائنسی اور میڈیکل ریسرچ کے مطابق جب کوئی شخص دروغ گوئی سے کام لے رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ کے اندر پایا جانے والا سلائیوا خشک ہو جاتا ہے اور اسے اپنا حلق سوکھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسا کہ اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قاصد جارحانہ انداز میں کہا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے صفائی کے گواہ عارف نے بڑے رسان سے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوعہ کی رات ملزم کاشف محمود سیاہ پتلون اور چیک دار شرٹ میں ملبوس تھا۔ لیکن آپ نے تو ابھی بتایا ہے کہ ملزم نے نیلے رنگ کا شلوار سوٹ۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خبرنگاروں کی طرح مجھے تکنے لگا۔ میں نے جو بھی کہنا تھا وہ کہہ دیا، میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا۔ اب آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ وقوعہ کی رات آپ نے ملزم کو کس لباس میں زیر تعمیر عمارت سے نکلتے دیکھا تھا، کیونکہ لباس کے حوالے سے آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا ہی نہیں سکتیں۔ آپ نے تو اس رات اپنے مکان کی چھت پر کھڑے کھڑے ملزم کے چہرے پر سجے پریشانی کے تاثرات اور سر کے بکھرے ہوئے بالوں کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، پانی ملے گا، مگر میرے سوال کے جواب کے بعد مجھے سوچنے دیں۔ وہ سراسیمہ نظر سے چاروں جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں ابھی بتاتا ہوں۔ دیٹس آل یور آنر، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ استغاثہ کی گواہ بشارت مرزا کی دروغ گوئی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ مرزا صاحب کو تفتیش کی غرض سے اگر حوالہ پولیس کیا جائے تو نہایت کارآمد معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کارآمد معلومات کی روشنی میں نادرہ کے اصل قاتل کا چہرہ بھی چمک اٹھے گا۔ پولیس کے حوالے کرنے کا سن کر بشارت مرزا بری طرح ہراساں ہو گیا۔ وہ کٹہرے سے باہر نکلتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگا، میں نے نادرہ کو قتل نہیں کیا، مجھے جانے دیں، میں خود کو پولیس کے حوالے نہیں کروں گا، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ جج نے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر حکم دیا کہ استغاثہ کے گواہ بشارت مرزا کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ جج کا حکم سن کر ایک جانب پولیس حرکت میں آئی تو دوسری طرف پٹے والوں نے آنن فانن عدالت کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے پولیس نے فوری کارروائی کر کے بشارت مرزا کو گرفتار کر لیا۔ جب کوئی شخص اپنے جرم کے ٹھوس شواہد کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانے کے لیے پولیس کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ بشارت نے بھی نادرہ کے قتل کا اقبال کر لیا تھا۔ واقعات کے مطابق بشارت مرزا کو اس رات سے آگاہی ہو گئی تھی کہ ملزم اور مقتولہ زیر تعمیر عمارت میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ اس نے اپنے گھر کی عقبی دیوار کا ایک بلاک توڑ کر چھوٹا سا روزن بنا لیا تھا، جہاں کان لگا کر وہ ان کی محبت بھری باتیں سنا کرتا تھا۔ وقوعہ کی رات مقتولہ اور ملزم کی گفتگو نے بشارت مرزا کو چونکا دیا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ مقتولہ ملزم کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے پر اصرار کر رہی تھی، لیکن ملزم اسے سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ بالآخر ان کے بیچ ہلکی سی تلخ کلامی بھی ہوئی اور ملزم مقتولہ کو زیر تعمیر عمارت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ مقتولہ اسے بزدلی کے طعنے دیتے ہوئے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی لمحے بشارت مرزا پر شیطان سوار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ مقتولہ زیر تعمیر عمارت سے نکل کر اپنے گھر کا رخ کرتی، وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے مرزا نے نہ تو ملزم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے لباس کے بارے میں کچھ جانتا تھا،
लिहाजा छत पर से मुलजिम को देखने और उसकी कैफियत और लिबास के बारे में उसने जो कुछ भी बयान किया था वो झूठ का पुलंदा था, और ये झूठ उसने अपनी अपनी बला मुलजिम के सर डालने के लिए घड़ा था। जब बशारत मिर्ज़ा मकतूला के पास पहुंचा तो इसकी ख्वाहिश और हवास मुकम्मल तौर पर शैतान के कब्जे में थे। मकतूला अपने आंसू पोंछते हुए जाने ही वाली थी कि बशारत ने इसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। मकतूला ने चीखने, चिल्लाने और बशारत की गिरफ्त से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बशारत के अंदर चीखते चिंगाड़ते शैतान ने उसकी पेश न चलने दी। बशारत ने एक हाथ को बड़ी मजबूती के साथ उसके मुंह और नाक पर जमा कर रखा था ताकि इसकी आवाज़ इस इमारत से बाहर न निकल सके। दूसरे हाथ से वो मकतूला को ज़ेर करने की कोशिश कर रहा था। इस छीना झपटी में मकतूला का लिबास जगह जगह से फट गया और उसे चोटें भी आईं। सांस की आमदोशुद मुअत्तल होने के बायस मकतूला बेदम सी होकर ढह गई। इसके बाद बशारत मिर्ज़ा को अपने शैतानी अज़ाइम की तकमील में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई। जब बशारत मिर्ज़ा के हवास ठिकाने पर आए तो वो पकड़े जाने के डर से एकदम हिलकर रह गया। मकतूला अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में सबको बताती तो फिर उसका बचना मुमकिन न रहता। पकड़े जाने के खौफ से उसने इज़्तिरारी अंदाज में गला घोंटकर मकतूला नादरा को मौत के घाट उतार दिया। अदालत ने आइंदा पेशी पर मेरे मुवक्किल को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। बशारत मिर्ज़ा के एक वाले जुर्म के बाद अदालत के लिए फ़ैसला सुनाना बहुत आसान हो गया था। नादरा एक खुदसर और मुँहज़ोर लड़की थी। अगर उसने काशिफ की बात मान ली होती तो ऐसी इबरतनाक मौत उसके हिस्से में न आती। लेकिन वो क्या कहते हैं कि मुक़द्दर में जो परेशानी लिखी हो वो बिलाखिर मिलकर रहती है।